सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंच रही है या नहीं, एक बार मुझे सूचित कर दीजिए। हम पढ़ना शुरू करते हैं फिर। बहुत सारा विषय पढ़ना है, समय का भी ध्यान रखना है, तो फटाफट से एक बार बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? और आप लोग कमेंट करते रहना बीच बीच में, क्योंकि साहित्य पढ़ते हुए जो है, जब हम लोग प्रश्न कर रहे होते हैं तब तो आप लोग एबीसीडी आंसर करते हैं, पर जब किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते रहते हैं तो बीच में मुझे ये कम पता लग पाता है कि आप लोग लाइव हैं या नहीं हैं। तो फटाफट से एक बार आप लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक है ना निशांत, एकदम बढ़िया से? और मैं कल के लिए भी क्षमा चाहूंगा आप लोगों से कि कल कक्षा नहीं हो पाई, पर मेरा भी मजबूरी थी और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैंने इसके लिए दे दी थी। मैं एक बार दोनों कोर्सेज में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो, निशांत आप यास्क बैच में जुड़े हैं ना? कोर्सेज में जाकर के अगर मैं यास्क बैच में देखूं तो यास्क बैच में क्लास लाइव दिख रही है। हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। असल में क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा विद्यार्थियों में बता देता हूँ आपको क्या है मामला। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ टीम होती है काम करने वाली। वहाँ क्लास लगाने वाला, क्लास को चेक करने वाला, सब अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन जब मैं अब यहाँ खुद काम कर रहा हूँ, तो फिर सब कुछ देखना दिखाना मुझे ही होता है। तो इसलिए मुझे सब कुछ पता करना होता है इस बीच बीच में, ताकि मैं अपने सामने रख लेता हूँ इसको खोल करके। दोनों जगह क्लास दिख रही है, मैंने चेक किया है। हाँ, क्रैश कोर्स में भी। आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं कि यास्क बैच जो हमारा है वो पूरा लंबा कार्यक्रम है। 1 वर्ष का कार्यक्रम है। 1 वर्ष के कार्यक्रम में हम लोग पहले दिसंबर के बैच की तैयारी करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पता है आप लोगों को यही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी है। और जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में अभी पूरा पाठ्यक्रम में से 70-80% पाठ्यक्रम जो काम का है, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उनको ऐसे थ्योरी पढ़ते हुए उनके प्रश्न करेंगे। ये तरीका हमारा जो है रहेगा। क्रैश कोर्स अभी एक बार चलेगा, फिर एक बार 1 दिसंबर एग्जाम से पहले फिर चलेगा। तो ये जो क्रैश कोर्स है आप लोगों के पास ये रहेगा ही। चलिए, तो विद्यार्थियों देखो, पहले हम पाठ्यक्रम पर आते हैं। पिछली कक्षा आप लोगों की जो हुई थी, जैसा सोचा था वैसे ही नहीं कर पाया। आज की कक्षा जैसी सोची है वैसी है। जैसा सोचे का मतलब क्या है? मैं सीधे प्रश्न कराऊं आप लोगों को, उससे पहले प्रश्न कल का दिन प्रश्न का रखेंगे हम पूरे विषय का। कल की 2-2.5 घंटे की कक्षा प्रश्न की रहेगी। फिलहाल आप लोगों को वैदिक साहित्य का एक बहुत बड़ी कक्षा आज हमारी जो है ये होने वाली है। मैं बताऊं आपको हमने किन विषयों को स्पर्श कर लिया है, किन विषयों को पढ़ लिया और किन विषयों को अभी और पढ़ना है। जैसे कि हमने जो है वो अ, अभी पढ़ा है, थोड़ा सा ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा है। ब्राह्मण साहित्य में उन पर किस किसने भाष्य लिखा है, ब्राह्मण साहित्य का परिचय आप लोगों ने तैयार किया होगा। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ब्राह्मण साहित्य को लेकर के कोई किसी तरह का प्रश्न मन में तो नहीं है। ब्राह्मण साहित्य आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, संहिता साहित्य, उसका विभाजन ये पूरा पढ़ा है। और किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आप लोगों का तैयार हो ही गया होगा, ऐसी मैं आशा करके चल रहा हूँ। विद्यार्थी बस एक काम ये करना, क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपकी खूब खूब मेहनत। ये नहीं कि बस आसान मतलब धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा। क्रैश कोर्स का मतलब एक दिन में 10 दिन का काम करना, ये क्रैश कोर्स का मतलब है। तो अब आप लोगों को संहिता और ब्राह्मण साहित्य पूरी तरह से तैयार हो गया या नहीं हो गया? हाँ, हाँ कर लिया है ना? ठीक है। आपको इस क्लास के बाद में कल दिन में किसी समय संवाद सूक्त, और ये जो सूक्त है इनमें से कुछ सूक्त जो उनका एक परिचयात्मक पूरा का पूरा मैं सारा का सारा सामग्री भेजूंगा। रात्रि में थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा, पर आप उसको पढ़ के आना, क्योंकि अगर दो दो सूक्त भी देखते चलोगे ना साइड में, सूक्त से 2 प्रश्न या 1 प्रश्न बनेगा, 1 प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। तो उस 1 प्रश्न के लिए सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा नहीं पढ़ना। 15-15 मिनट बस, 2-3-4 दिन आप लोग दे लोगे तो 15-15 मिनट में धीरे धीरे सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ जाना। तो सूक्त वाला कार्यक्रम आप लोगों को जो है वो इस तरह से भेजूंगा मैं।
ब्राह्मण साहित्य में से हमने जो है थोड़ा सा प्रतिपाद्य विषय पर हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि इसको पढ़ा था। विधि उसके प्रकार वाला विषय हम लोग अर्थ संग्रह में पढ़ेंगे। आज हम यज्ञों के विषय में भी चर्चा करेंगे। आख्यान का विषय कल चर्चा करेंगे। मैंने उपनिषदों का भी आपके लिए तैयार किया है। ये जो उपनिषद लिखी हुई हैं, इन उपनिषदों का, बल्कि 11 की 11 उपनिषदों का एक संक्षेप में परिचय, वहां से जो मैक्सिमम संभावित प्रश्न है वो कल का विषय है। आज का प्रश्न मैं आप लोगों को आज का विषय बता दे रहा हूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वेदों के काल पर चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से। देखो, वैदिक साहित्य में जो है हमें विशेष रूप से क्या क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा है वेद का काल निर्धारण पर चर्चा करेंगे। काल निर्धारण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और वेद के भाष्यकारों पर चर्चा करेंगे, उनका क्रम निर्धारण को भी लेकर के बात करेंगे। वेद का काल निर्धारण, भाष्यकार, भारतीय पाश्चात्य विद्वानों का क्या काम है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चर्चा करेंगे हम लोग। और एक हम लोग करेंगे वैदिक यज्ञों पर चर्चा। 4 टॉपिक हैं जिन पर आज हमें काम करना है, ठीक से काम करना है। तो ये इन 4 विषयों पर बात करते करते आप लोगों को, और कल का भी मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूं, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग थोड़ा सा आरण्यक साहित्य पर चर्चा करेंगे कल। अभी लिख दे रहा हूं मैं, ताकि और कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। आरण्यक साहित्य पर हमारी ज्यादा बात नहीं हुई है। एक तो आरण्यक साहित्य पर बात करेंगे, उपनिषद साहित्य पर बात करेंगे, और थोड़ा सा सूक्त पर भी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है वो कल का विषय रखेंगे हम लोग। और इसमें से जो है फिर हम आगे पढ़ेंगे। ऋक प्रातिशाख्य भी कल कर लेते हैं। फिर आगे हमारे पास निरुक्त वाला विषय बच जाएगा एक क्लास का और। ठीक है, ये हुआ प्रश्न। उससे पहले, या नहीं, इनको कम ही रखते हैं, इसको थोड़ा सा ही रखते हैं। कल जितना विषय पढ़ा दिया है उसके प्रश्न करेंगे। 150 प्रश्न जितने भी हो पाएंगे उन प्रश्नों को करेंगे। कल हम प्रश्न करेंगे, आज हम इस विषय को मूल रूप से पढ़ेंगे। चलो, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ तो काम हमारा जो है बन जाएगा। सबसे पहले भाष्यकारों पर चर्चा करते हैं। नहीं, काल निर्धारण पर चर्चा करते हैं पहले हम लोग जो है। काल को लेकर के बड़ा मतभेद है वैसे तो। भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा दोनों ने ही काल निर्धारण पर काम करने का प्रयास किया। सबने अपने अपने हिसाब से मत निकाला कि भाई कोई कहता है 1200, कोई कहता है 1500 ईसा पूर्व, कोई कहता है 2500 ईसा पूर्व, कोई कहता है 5000 ईसा पूर्व, कोई कहता है 10,000, कोई 25,000 भी जाता है। और कोई कहता है कि भाई देखो, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तयः। वेद से ही सब कुछ निकला है, और ये सब जो है वेद का काल निर्धारण जो है वो सृष्टि के आदि का ही बैठता है। तो काल निर्धारण पर चर्चा करना गलत है, कुछ लोगों का ऐसा मत है, भारतीय परंपरा। ठीक है, तो लेकिन हम जो है ना, आप लोगों को प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जो भारतीय परंपरा है वो तो ये मानती है कि भाई वेद तो अनादि है, शुरुआत ही नहीं हुई है कहीं से। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को। प्रश्न पूछेंगे किससे? प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक से, जैसे पूछा ही था अभी। या फिर आप लोगों को पूछ लेंगे कि मैक्स मूलर जो है वो क्या टाइम मान रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। तो हमारे पास बुद्ध का टाइम फिक्स है कि बुद्ध का टाइम जो है वो 500 बीसी के आसपास बुद्ध का टाइम है। तो उनसे कितना तब तक तो सब कुछ प्रकाश में था। बुद्ध बौद्ध धर्म चला ही इसलिए था वेद के विरोध में कि भाई वेद के नाम पर गलत हो रहा था। तो बौद्ध धर्म से पहले पहले वेद या सारा हमारा संस्कृत वांग में वैदिक वांग में लिखा जा चुका था। तो उसके लेकर के फिर ये कहते हैं कि भाई जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ये पंक्तियां आप लोगों को आपने नोट की हैं या नहीं? जो पहले भी पंक्तियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, नोट कर ली हैं सारी की सारी। जैसे ब्राह्मणम नाम तन मंत्राणम विधिना कर्म त्याग, ऐसे करके आप लोगों को भट्ट भास्कर की पंक्ति थी, या जिसकी जो जो पंक्तियां आपको पढ़ाई थी सब लिख ली है ना आपने। बस कलम घिसनी है, इसमें जितना ज्यादा कलम घिसोगे उतना काम बनेगा आप लोगों का। हाँ ना में जवाब दिया करो फटाफट से, समय कम लगाते हुए। सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ एक बार देख लिया है, रिवाइज कर लिया है, वो सारा विषय हाथ में है या नहीं? उसको करना ही करना है। ये बार बार आप लोगों को मैं कहता रहूंगा। तो यहां से जैसे कि नमः ऋषिभ्यो मंत्र कृतो मनीषिणः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंक्ति आती है
कि जो मंत्र करने वाले ऋषि हैं उनको हम नमन करते हैं। याम ऋषयो मंत्र कृतो मनीषिणः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये वाली पंक्ति भी आती है कि ऋषि जो हैं वो मंत्र को करने वाले हैं। और ऋषियों की परंपरा, ऋषियों ने मंत्रों को लिखा, ऋषियों ने मंत्रों को किया, दो तरह से है। काल निर्धारण करते हुए जो है, काल निर्धारण करते हुए दो मत आते हैं। विद्यार्थी पहले इसको समझ लीजिएगा कि काल निर्धारण करने की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि एक तरफ तो हमें वेद मंत्र में ही जो है तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजुष तस्मात् अजायत, पढ़ा है ना आप लोगों ने? कहाँ है ये वाला मंत्र? ये वाला मंत्र कहाँ पढ़ा है बताओ फटाफट से। तो उस ईश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए, एक तो ये वाला मंत्र पंक्ति मिलती है। हमारे वैदिक साहित्य में ही मतभेद सा दिखाई देता है। एक जगह तो ये पंक्ति निकलती है कि भाई उस परमात्मा से, उस ईश्वर से वेद बने। तो अगर वेद परमात्मा से बने हैं, वेद परमात्मा से बने हैं, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है कुछ भी। परमात्मा तो कभी का हुआ, सृष्टि के आदि में उसने वेद दिए। लेकिन ये वाली जो पंक्तियां है ना कि नमः ऋषिभ्यो मंत्र कृतो मनीषिणः, जो मंत्र करने वाले मनीषी जो लोग हैं उनके लिए नमन है। या याम ऋषयः मंत्र कृतो मनीषिणः, वही पंक्तियां आप लोगों को देख करके दिख रही हैं कि भाई ऋषियों ने मंत्रों को किया। अब ऋषियों ने मंत्रों को किया तो फिर इसका मतलब कब किया? अगर परमात्मा ने मंत्रों को किया फिर तो दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। पुरुष सूक्त की पंक्ति ठीक बताया बिल्कुल एकदम। अगर परमात्मा ने ही मंत्रों को किया फिर तो ये बहस ही खत्म हो जाती है कि सृष्टि के आदि में किया, और सृष्टि का जो है 1,96,8,53,125 वर्ष हो रहे हैं। तो लेकिन जब ऋषियों ने किया, ऋषियों ने कब किया, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके आधार पर खूब चर्चा हुई। अब इसको लेकर के मैक्स मूलर ने इसको शुरू किया। मैंने कई बार, वैसे जो लोग मेरे साथ पहले पढ़े हैं उन्हें पता है, मैंने इस पर चर्चा की थी। मैक्स मूलर का उद्देश्य पर दूसरा था, वो वेदों के काल निर्धारण करने का उद्देश्य नहीं था। वेदों को गडरियों के गीत मैक्स मूलर ने कहा है, और ये लिखा है कि उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है वेदों में और ये कल ही लिखी गई हैं, ऐसा दिखाना मैक्स मूलर का उद्देश्य था। तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर जो ये पुस्तक लिखी, उसमें काल निर्धारण का शुरू किया मामला। और उसके बाद फिर भारत वालों ने भी जवाब देते हुए काल निर्धारण की चर्चा पूरी की पूरी करी है। तो सबसे पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक के मत पर आते हैं, जहां से आप लोगों को अभी भी प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कृत्तिका काल पूछा है ना इस बार? इस बार कृत्तिका काल पूछा। जून 2023 में मृगशिरा काल पूछा था। हो सकता है अगली बार अदिति काल पूछ लें आप लोगों को। तो बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं, उन्होंने ज्योतिष के आधार पर, एक बार ये पढ़ लेना, बाकी तो किसने क्या क्या कहा है। मैं बस एक एक का मत बताता हुआ चलता हूँ। तो ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने जो है जब चर्चा करनी शुरू करी, ओरायन अपने ग्रंथ में, या आर्कटिक होम इन द वेदास जो है वो पुस्तकें उनकी हैं, तो उन्होंने जब काल निर्धारण पर चर्चा करते हुए शुरू की, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों में जो टाइम दिखाया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में या वेद के मंत्रों में जो नक्षत्रों का हिसाब किताब दिखाया गया है, वो नक्षत्रों का हिसाब किताब आज से इतना टाइम पहले था। 4000 से 6000 टाइम बीसी का टाइम जो है, विक्रम पूर्व या बीसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई 4000 से वेद के मंत्रों में ये बताया जा रहा है कि ऋषि है, ये यज्ञ कर रहा है, इस नक्षत्र में कर रहा है, ये नक्षत्र इस तरफ ये है, इस तरफ ये, ऐसे ऐसे करके, जब वहां मेरे ख्याल से यजुर्वेद के किसी उसमें दिया हुआ है, उसके आधार पर जब इन्होंने काल निर्धारण किया, तो 4000 से 6000 के बीच में वो टाइम बैठता है। तो इन्होंने कहा कि भाई उसके आधार पर जो अदिति नक्षत्र का जो टाइम वहां पर है, तो उन्होंने कहा कि भाई अदिति नक्षत्र जो है वो इसको 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम ईसा पूर्व ही कहना चाहिए, दोनों अलग अलग है, पर 57 साल का ही अंतर है। तो 6000 से 4000 बीसी का टाइम जो है वो अदिति काल का उन्होंने माना कि ये अदिति काल था, जिसमें ऋषि मंत्रों के बारे में काम कर रहे थे, या जिसमें जिस समय पर परमात्मा ऋषि लोग जो है वो यज्ञों का संपादन कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है वो मृगशिरा काल माना कि इस समय में ऋग्वेद संहिता के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद संहिता के मंत्र 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक वर्तमान स्थिति में आ गए थे। जो वर्तमान स्थिति है उसमें 4000 से 2500 विक्रम पूर्व का टाइम उन्होंने ऐसा दिया। 2500 से 1400 ईसा पूर्व जो है वो तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ जो रचे गए हैं,
तो 1400 ईसा पूर्व से पहले पहले जो है वो रचे गए थे, ये इन्होंने कृत्तिका काल बताया। फिर इन्होंने कहा कि बाकी के जो सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं, भाई इस पर तो किसी को डाउट नहीं है। 1400 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का जो टाइम है, उस उस अंतराल में आप लोग देखते हैं कि शुल्ब सूत्र लिखे गए, गृह्य सूत्र लिखे गए, धर्म सूत्र लिखे गए। ये सारे के सारे सूत्र ग्रंथ जो हैं वो 1400 से 500 बीसी के बीच में रचे गए। तो ये बहुत काम की पंक्तियां हैं, आपके लिए याद रखने वाली पंक्तियां हैं। ठीक है। और ओरायन एक पुस्तक लिखी इन्होंने, पेपर में प्रश्न बन चुका है। ओरायन भी आर्कटिक होम इन द वेदाज किसने लिखा, ये भी प्रश्न लिखा है। पर इसमें ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है, बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि भाई वैसे वेदों का काल निर्धारण करना पॉसिबल नहीं है, 10,000 ईसा पूर्व का टाइम भी जाएगा अगर और थोड़ा सा हमारा स्तर बढ़ जाए, इस तरह से वो अपने प्रकरण में लिखते हुए कहते हैं। हाँ, मैक्स मुलर का भी टाइम है, सूत्रकाल है, लेकिन वो 800 से 600 के बीच का टाइम है, वो 800 से 600 500 के बीच का टाइम है। तो ये जो है वो लोकमान्य तिलक जी का टाइम हुआ है। बाल गंगाधर इसके अतिरिक्त शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं। ये इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर टाइम माना है, और इन्होंने कहा कि भाई शतपथ ब्राह्मण में जो नक्षत्रों की स्थिति है वो 2500 ईसा पूर्व की है। तो अगर जो है वो 2500 ईसा पूर्व में शतपथ ब्राह्मण में जो स्थितियां दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में चारों वेद लिखे गए। 250 वर्षों का कालक्रम भी अगर हम माने वेदों को रचने का, तो बस ये आप लोगों को 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का कालक्रम मानना है बाल शंकर दीक्षित जी का। और उसके बाद जो है फिर 2500 से इधर इधर जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक उपनिषद ये सब सूत्र ग्रंथ रचे गए। तो इन्होंने जो है एक अपर लिमिट सेट की है, लोअर लिमिट तो फिर ये है कि 500 बीसी तक सब स्वीकार करते ही हैं। अविनाश चंद्र दास भी ऐसे हैं जिन्होंने इसी के आधार पर भूगोल संबंधी साक्ष्य जो ऋग्वेद में आते हैं, उन्होंने सरस्वती नदी को लेकर के कहा है। सरस्वती नदी को लेकर के मंत्र आता है, तो कह रहे हैं कि सरस्वती नदी आज से 25,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गई थी राजस्थान में, राजस्थान में नहीं पंजाब में। तो कह रहे हैं कि भाई जब सरस्वती नदी का वर्णन वहां है और वो बह रही है, और ऋषि उसको कह रहा है कि सरस्वती नदी ऐसी बह रही है, इसके चारों तरफ बैठ करके, इसके दोनों तरफ बैठ करके ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, और ये तो लुप्त हो गई 25,000 ईसा पूर्व, इसका मतलब 25,000 से पहले पहले लिखे गए वेद। कोई ये नहीं कह रहा है कि इस टाइम में ही लिखे गए, उससे पहले पहले लिखे गए। तो 25,000 ईसा पूर्व जो है अविनाश चंद्र दास का टाइम, ये ध्यान रखने वाला है। आप लोग इसको पढ़िएगा एक बार। राजस्थान में कहाँ है ये, हाँ राजस्थान में। ये समुद्र वाली स्थिति जो है वो राजस्थान में थी, इसको पढ़िएगा एक बार आप लोग। मैक्स मुलर तो उनकी भावना दूसरी थी, वो ये कहते थे कि ये इतने पुराने नहीं है, ये कल परसों की लिखी हुई कहानी है। तो इन्होंने 1200 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व का टाइम जो है ये माना है, और इसमें से इन्होंने टाइम को इस तरह से बांटा कि वही बिल्कुल मैक्स मुलर की तरह से, लेकिन इन्होंने इस तरह से बांट लिया कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम जो है, विक्रम ईसा पूर्व में आप लोग परेशान मत होना, दोनों एक ही बात है, मोटे कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो। ठीक है, जब हजारों में कैलकुलेशन होती है तो 50 इधर उधर होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, छंद जो लिखे गए हैं 1200 से 1000 के बीच में संहिताएं लिखी गई हैं। 1000 से 800 के बीच में जो है वो ये छंद कह रहे हैं लिखे गए हैं। फिर इनमें संहिता मंत्र, संहिता के जो मंत्र हैं वो 1000 से 800 के बीच में लिखे गए हैं, और 800 से 600 के बीच में जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। 600 से 200 के बीच, अच्छा वो ब्राह्मण ग्रंथ है, हाँ 600 से 200 के बीच में जो है वो सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये इन्होंने जो है वो 200-200 वर्षों का कालक्रम बांट करके ये दिखाया है कि ये कल परसों की कहानी है। हालांकि बाद में अपने आप ही उन्होंने कह दिया है फिजिकल रिलीजन। भाई पेपर में प्रश्न आ चुका है इससे विद्यार्थियों कि कहाँ फिजिकल रिलीजन जो है ये वाली पुस्तक किसकी है। ठीक है, किसी ऑप्शन के रूप में था या कहाँ था वो मुझे ध्यान है, ये वाला प्रश्न बन चुका है। तो ये हुआ, और बाद में फिर मैक्स मुलर को जब बहुत सारे पत्र पहुंचे, भारतीय विद्वानों ने सब भेजा, तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी ताकत नहीं है जो न निश्चय कर सके। विंटर निज जो है 2500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में जो है वो काल मानते हैं। उन्होंने 2500 ईसा पूर्व का टाइम माना। एम विंटर निज जो है इनका ध्यान रखना, ये भी थोड़ा ज्योतिष की तरफ ध्यान दे रहे थे। एल्ब्रेक्ट एल्ब्रेक्ट वेबर, ए वेबर जो है, इन्होंने 1200 ईसा पूर्व से 1500 से 1200 के बीच में जो है वो, हाँ उसकी
अपर लिमिट शुरू तैयार सेट की है। हाँ, ये बोगज वाला शिलालेख के बाद तो हो गया, पर वो पहले ही उन्हें जो पत्र भेजे थे, साक्ष्य भेजे थे, और मैक्स मुलर की पूरे भारत में जो है वो थू-थू होने लगी थी, तब जाकर के उन्होंने ये बात कही। तो ए वेबर जो है उन्होंने कहा कि भाई 1200 मतलब 1200 से 1500 के बीच में तो निश्चित सब कुछ हो गया था, उससे पहले कब हुआ ये तो पता नहीं है, बाद में नहीं हो सकता। तो 1500 से 1200 के बीच का टाइम जो है ए वेबर का मत ध्यान रखना है आप लोगों का। बाद में इन्हें भी यही कहना पड़ा कि भाई किसी के बस की बात है नहीं। जैकोबी जो है ये भी ज्योतिष के आधार पर लिखते हैं, तो ज्योतिष के आधार पर ये भी वही कृत्तिका और बसंतपात नक्षत्र के आधार पर ये काम, ये पेपर में पता है पहले प्रश्न कैसे पूछा गया? जब मैं पेपर दे रहा था 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस समय ये पूछा गया, प्रश्न ही पूछा गया, कृत्तिका और बसंतपात नक्षत्र के आधार पर किस पाश्चात्य विद्वान ने काल निर्धारण किया? तो उनका कृत्तिका और बसंतपात नक्षत्र के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई ये रचना, ये स्थितियां जो हैं वो 4590 ईसा पूर्व की हैं, और उस समय पर अगर वेद मंत्र रचे गए हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है 2500 के बाद नहीं लिखे गए, पहले पहले लिखे जा चुके हैं। तो 5000 ईसा पूर्व का टाइम से लेकर के 2500 के बीच में लिखा गया है संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर के। तो जैकोबी का मत ये वाला है, जिसमें उन्होंने बताया 4500 से 3000 के बीच में ऋग्वेद लिखा गया, ये काम की बात है बहुत ज्यादा विद्यार्थियों। और 3000 से 200 2000 ईसा पूर्व के बीच में ब्राह्मण जो है वो लिखे जा चुके थे पूरी तरह से। अब मैं आप लोगों को बस मुख्य मुख्य लोगों का नाम बता देता हूं कि और किस किस का क्या क्या मत है। तो देखोगे तो काम के सिर्फ लोग जो हैं वो महर्षि दयानंद के बारे में पूछा जाता है, ये सृष्टि के आदि मानते हैं, आरंभ मानते हैं। ये तो ये मानते हैं कि भाई तस्मात यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जीरे, इस मंत्र के आधार पर के भाई वो तो परमात्मा ने ही दिए हैं। बाकी जो है 3 लाख वर्ष पूर्व की जरूरत नहीं है, 25,000 वर्ष पूर्व अविनाश चंद्र दास की जरूरत है। बाल गंगाधर तिलक आप लोगों ने देख ही लिया है मत, इनकी आवश्यकता नहीं है मेरी दृष्टि में। और भंडारकर का मत जो है वो 6000 वर्ष ईसा पूर्व का टाइम देते हैं, वो भी वेद मंत्रों के आधार पर। आरएसजी भंडारकर बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मत भी काम का है हमारे। याकोबी का भी जो है वो 4500 से 2500 का के बीच का ज्योतिष वाला मत जो है वो भी हुआ। मितानी शिलालेख के आधार पर 2850 ईसा पूर्व का टाइम जो विंटर मानते हैं, वो 2500 से 1500 के बीच का जो है वो टाइम जो दे रहे हैं। मैक्स मुलर 1200 ईसा पूर्व दे रहे हैं। ये सबका आप लोगों को जो है भारतीय यही कहते हैं कि तस्मात यज्ञात सर्वभूता ऋचः सामान्य जज्जीरे। उस यज्ञ से, जब वो सबसे पहले सृष्टि के आदि में यज्ञ हो रहा था परमात्मा के द्वारा, जिस यज्ञ के माध्यम से परमात्मा ने सृष्टि को प्रकट किया, और उसी में यज्ञ के साथ, उसी यज्ञ से जो है वो सृष्टि उत्पत्ति वाले यज्ञ से वेद निकले हैं, उसी से छंद निकले हैं, यजुर्वेद उससे निकला है, उसी से साम निकला, ये सब आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों को। शंकराचार्य ने भी इसी का खूब अच्छे से चर्चा की है, तो पर इनसे प्रश्न नहीं बनने हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वेदांगों पर थोड़ा सा बस आप लोगों को एक परिचयात्मक कुछ पंक्तियां दे दे रहा हूं। अच्छा बताओ, काल निर्धारण वाला क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। किसी का कोई प्रश्न है काल निर्धारण को लेकर के तो बताओ। बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है, और आप लोगों को बहुत बहुत सारा काम दे करके जाना है। कोई प्रश्न नहीं है ना विद्यार्थियों? क्लियर है ना पूरी तरह से? चलो, चलो ये तो हुआ आपका इसको लेकर के। हाँ, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। वेदांगों के बारे में हम ना, वेदांग ये तो पता ही है आप लोगों को कि छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये वाला पाणिनीय शिक्षा में ही मंत्र आते हैं, वो दो श्लोक आते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर वेद कोई पुरुष के रूप में कल्पना करें तो छंद उसके पैर हैं, हाथ उसके जो कल्प हैं, और ज्योतिष को चक्षु कहा जाता है, श्रोत्र उसके जो हैं वो निरुक्त होगा, और शिक्षा जो है वो घ्राण के रूप में होगा, व्याकरण को मुख कहा जाएगा अगर एक पुरुष के रूप में वेद को हम लोग देखते हैं तो। किसका क्रम पूछा था?
तो ये एक तो ये हुआ सांगम आदित्यैव ब्रह्मलोके, उस वेद को जो है अंगों के साथ पढ़ करके ही ब्रह्मलोक में व्यक्ति महान हो जाता है, ये चर्चा की गई है। लेकिन आपको हम अभी आगे पढ़ने वाले समय में कुछ विषय पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा के बारे में अभी पढ़ लेंगे हम लोग। व्याकरण के परिचय से प्रश्न बनेंगे, तो व्याकरण का तो हम जब व्याकरण पर चर्चा करेंगे पहले परिचय पर ही आएंगे। सारे के सारे जो आचार्य हुए हैं उनका विस्तार से परिचय होता, हाँ वेदांगों का क्रम, ठीक है, तो उन पर तो हम लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन अच्छा, कल्पों को लेकर के चार्ट बन ही गया होगा आपका, हम कल पढ़ ही रहे थे, मैंने उसमें दिया भी था। बस इतनी आवश्यकता है कि कल्प सूत्र कौन से, कल्प सूत्र से आप लोगों को ये नहीं पूछेंगे कौन से कल्प सूत्र का भाष्य किसने किया, क्योंकि उस पर ज्यादा काम हुआ भी नहीं है, उस पर भाष्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी, तो और ना उस पर आवश्यक ऐसा काम हुआ है। छंदों को लेकर के आपको थोड़ा सा ये पूछेंगे कि छंदों का लक्षण कुछ है, वैदिक छंदों का लक्षण हम जब छंद पढ़ेंगे एक बार वहां देख लेंगे। ज्योतिष के बारे में चर्चा, हाँ ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा चर्चा हमें देखनी चाहिए। और कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक अगर आप लोग देखोगे, मैं एक बार कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक खोल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको वहां से होमवर्क दे देता हूँ पहले, ठीक है। कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक एक बार देखोगे तो वहां से, अरे ये क्या, ये वाली वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट ई बुक्स डाली एक ही है, समय मिला नहीं ज्यादा डालने का। वैदिक साहित्य संहिता ब्राह्मण ग्रंथ परिचय, अच्छा ये पुस्तक डाल दी थी मैंने कल सबके लिए। तो यहाँ बस आपको बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वेदांगों में, अच्छा यहाँ बड़ा नहीं होगा ये वाला, 189 पेज से शुरू हुआ है शिक्षा। ये पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ा भी जाएगा। ये ज्योतिष में थोड़ा सा, ज्योतिष के मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, पर ये निरुक्त को भी, छंद को भी, चलो इसको कल वाले कार्यक्रम में रखते हैं, फिर इसको अभी हटाते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, फिर इसको ही पढ़ाता हूँ, पहले जो पढ़ा रहा हूँ। तो वेदांगों वाला विषय जो है सामान्य रूप से शिक्षा किसे कहते हैं, ये पेपर की पंक्ति पूछी गई है अभी तक। पंक्तियां सारी याद करनी पड़ेंगी आपको। बुक का पेज नंबर भी बता दीजिए। वो अभी उसमें ना खुद से एक बार देख के आना आप लोग, इस वाली पुस्तक में 189 से लेकर के 247 तक वेदांगों का परिचय है। वेदांगों में पुष्प सूत्र पर जैसे चर्चा की गई है, वैदिक व्याकरण, वैदिक व्याकरण का भी यहाँ पर जो है आचार्यों का परिचय दिया हुआ है। इसमें से ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, ये एक बार देख करके आना इनको सबको आप। बाकी मैं कल इस पर फिर आपको ना संक्षेप करके पढ़ाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं आप लोगों को वो करेंगे। सायण ने ना ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ऋग्वेद भाष्य में चर्चा करते हुए बताया कि भाई शिक्षा किसे कहते हैं। स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, शिक्षा वो कहलाती है जहां पर स्वर वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार सिखाया जाता है, वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा ग्रंथों में आपको सब बताया है कि भाई कौन से वेद के साथ कौन सी शिक्षा है, जैसे पाणिनीय शिक्षा जो है वो ऋग्वेद के साथ है, नारदीय शिक्षा जो है वो सामवेद के साथ है। इस तरह से शिक्षा ग्रंथों के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है। शिक्षा ग्रंथों पर बाकी ज्यादा ये नहीं पूछा जाता कि कौन से शिक्षा का किसने क्या भाष्य किया, ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। प्रातिशाख्यों पर जरूर चर्चा होती है, तो प्रातिशाख्यों का तो विषय हमें भी पढ़ना है अभी। कल्प सूत्रों में सिर्फ इतना, कल्प सूत्रों में यही आता है कि दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य या यागों का विशेष वर्णन बताया गया है कि कौन सा विशेष याग कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उसका समय है, ये सब जो है वो कल्प सूत्रों में आया हुआ है। कल्प सूत्रों के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ लिया एक बार कि कल्प सूत्र में जो है वो कौन कौन से कल्प सूत्र हैं, तो श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। शुल्ब कहते हैं रस्सी को। तो इसमें ज्यामिति का वर्णन है, तो रस्सी से जो है वेदी को नापने का विधान कर किया गया है शुल्ब सूत्रों में। और केवल यजुर्वेद पर ही शुल्ब सूत्र उपलब्ध है, बाकी और किसी पर नहीं है, क्योंकि यज्ञों का कार्यक्रम सारा उसी में है। धर्म सूत्र जो है वो प्राय 6 मिलते हैं, गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, बौधायन, हिरण्यकेशी, विष्णु धर्म सूत्र, ठीक है। और गृह्य सूत्र जो है वो संस्कारों का वर्णन करते हैं,
तो ये आप लोगों को सामान्य सी जानकारी है, बस इसमें इतना ही आता है। व्याकरण को छोड़ रहा हूं, व्याकरण पर तो विस्तार से चर्चा करेंगे, निरुक्त पर चर्चा करेंगे, वहीं करेंगे चर्चा। ज्योतिष को लेकर के वेदांग ज्योतिष एक पुस्तक मिलती है। ज्योतिष के भी दो भाग हैं, एक फलित ज्योतिष है, एक गणित ज्योतिष है। कहाँ पंक्तियों में कह रहे हो आप कि ये पंक्ति सायण ने कही है, जैसे मैं ये कह रहा था, और भाष्यकारों ने? असल में क्या है ना, सायण एकमात्र ऐसे और भाष्यकारों ने सिर्फ जैसी जितनी आवश्यकता थी उतना भाष्य किया। सायण के टाइम की परिस्थिति अलग है और अन्य भाष्यकारों की परिस्थिति अलग है। निशांत, आपका प्रश्न यही है ना कि आपने, मैंने जो अभी बताया कि भाई सायण ये कह रहे हैं स्वर वर्ण आदि, ये सायण भाष्य पर ही क्यों बात कर रहे हैं, बाकी और पर क्यों नहीं कर रहे, ये प्रश्न है ना। और लोगों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, और लोगों ने ज्यादा सब, हाँ, और लोगों ने इस पर बात की ही नहीं है, ज्यादा बात की ही नहीं है और लोगों ने। सायण प्रधानमंत्री थे, आपको पता हो तो, विजयनगर साम्राज्य के, और उन्होंने सब कुछ खुद कहा हो ये भी जरूरी नहीं है। उन्होंने पंडितों को बैठ करके लिखवा करके जो है वो इस तरह से भी काम किया है बहुत सारा। हालांकि वो खुद तैत्तिरीय संहिता का वो थे, वो अ, वंश परंपरा से तैत्तिरीय संहिता का काम करने वाले थे। उसी तैत्तिरीय संहिता को पढ़ने वाले कुल में उन्होंने जन्म लिया था। तो भाषा तो एक ही है, तो भाष्य तो उन्होंने कुछ खुद ही लिखे हैं, पर बहुत सारा काम कराया। और सायण प्रधानमंत्री रहते हुए पढ़ने लिखने का विशेष काम करते हुए उस समय उसकी आवश्यकता थी। बाकी लोगों ने सिर्फ प्रसंग से, उन बाकी लोगों से पहले जो काम कर रहे थे, हाँ, बाकी लोग जो पहले काम कर रहे थे उन्होंने सिर्फ अपने विद्या विनोद के लिए भाष्य किया है। सायण के टाइम पर जरूरी हो गया था भाष्य करना, क्योंकि मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, विद्या को बचाने के प्रयास हो रहे थे, इसलिए सायण के टाइम तक ये स्थितियां थी। तो इसलिए अंतर है, उन्हें सब कुछ जो है वो पढ़ाना पड़ा। और दूसरा, बहुत अधिक ह्रास का समय भी दिख रहा था पढ़ाई को लेकर के। बाकी लोगों के लिए सामान्य बात थी, पहले से सबको पता था, तो उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरी समझ इतनी है। बाकी तो पता नहीं बहुत ज्यादा तो क्या है। लेकिन और दूसरी बात, एक बात और भी है, जिन पुस्तकों से पेपर बनता है, हम बात क्योंकि पेपर के लिए कर रहे हैं, बहुत विद्वत्ता की बात करनी हो तो किसी विद्वान से पढ़ना पड़ेगा ये वाला विषय। क्योंकि पेपर बनाने वाले जो हैं, जहां से पेपर बनाते हैं, वो कुछ पुस्तकें हैं चयन की हुई पुस्तकें। उन चयन की हुई पुस्तकों ने जो बहुत ज्यादा चीजें और लोगों का भाष्य मिलता भी नहीं है ना सब कुछ। और लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, भाष्य और उन पर हुआ काम बहुत ज्यादा मिलता भी नहीं है। तो उस पर बहुत काम किया भी नहीं गया है। सायण का तो सब कुछ ही मिल रहा था, सायण ने एक राज्य में बैठ करके काम किया, तो सब कुछ मिल रहा है। तो उन पर काम ज्यादा किया कपिल देव आदि ने, उमाशंकर ऋषि ने, या उनसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी हुए हैं, मजूमदार हुए हैं, या जो पाश्चात्य विद्वान जितने भी हुए हैं, कीथ हैं, मैकडोनल हैं, सबने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जब लिखा अपना अपना, उनमें सबने सायण पर बात की। तो इसलिए सायण पर ही सब कुछ मिला है कपिल देव द्विवेदी आदि पुस्तकों में, और वहीं से प्रश्न बनता है। प्रश्न बनाने वाला विद्वान व्यक्ति भी कौन सा बहुत गहराई वाला विद्वान होगा कि वो उस तरह से पूछेगा, और ना आपसे इसकी अपेक्षा भी है। इसलिए आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि बस आपको याद पता रहे कि भाई हाँ, भट्ट भास्कर भी कोई व्यक्ति हुआ है, हाँ, कोई जो है वो स्कंद स्वामी भी कोई हुए हैं, सिर्फ इतनी अपेक्षा है आपसे। बाकी तो जब पीएचडी करने जाओगे ढूंढ ही लोगे अपने आप। इसलिए तो व्याकरण पर तब चर्चा करेंगे, निरुक्त पर आगे चर्चा करेंगे। ज्योतिष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ज्योतिष जो है ना, फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष की आवश्यकता इसलिए होती है कि यज्ञों को करने जब बैठते हैं तो उनका काल गणना करनी पड़ती है हमें। कौन से ग्रह नक्षत्र के कब होने पर कौन से नक्षत्र में क्या आहुति पड़ेगी, किस नक्षत्र के लिए क्या याग करना है, उनका समय निर्धारित किया जाता है। कोई क्रिया जो है वो सूर्य के उदय होने पर की जा रही है, कोई अस्त होने पर की जा रही है, उन सबका ज्योतिष की आवश्यकता है। तो वो गणित ज्योतिष है। तो वेदांग ज्योतिष एक बहुत छोटी सी पुस्तक मिलती है, जिसमें कि जो है वो आर्च ज्योतिष है 36 श्लोक में, और याजुष ज्योतिष है जो कि यजुर्वेद से संबंधित 43 श्लोक में। ठीक है, 40, 30, 70 और 79 जो है वो श्लोक हैं कुल मिलाकर के वेदांग ज्योतिष में, जो कि लगध आचार्य ने लिखा था। ठीक है,
और छंदों के बारे में आप लोगों को बाकी कहाँ-कहाँ है इससे कोई ज़रूरत नहीं है बाकी देखने की, इस समय पर आप लोगों को। इसी क्रम में आपको मैं बस अष्टविकृतियाँ पढ़ा देता हूँ क्योंकि इनसे बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी फिर प्रश्न आया इससे, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घन अष्टौ विकृतयः प्रोक्तः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। पेपर सरल था तो सिर्फ इनके नाम पूछे, ठीक है। विकृतियां क्या होती हैं? जो वेद के मंत्र हैं उन वेद के मंत्रों को बहुत अच्छे से याद करने के लिए जो है, और उनमें कोई विकृति पैदा ना हो जाए। वेद के मंत्र, आप लोग श्लोक हैं, कालिदास का श्लोक कहीं कुछ पाठ मिलता है, कहीं कुछ पाठ मिलता है, पर वेद के मंत्रों में कोई अंतर नहीं आता है, जैसे के जैसे तैसे मिलते हैं हमें वेद के मंत्र। तो उन वेद के मंत्रों का जैसे के तैसे मिलने का कारण क्या है? वो यही है, ये अ, इस बार सीक्वेंस आपको मिलाने को दे दिया। हाँ, तो आपको क्या है कि इनमें हमें इन मंत्रों को इस तरह से पढ़ा जाता था। मंत्रों के पाठ अलग अलग थे। मूल रूप में जो मंत्र है, जैसे कि पद पाठ है, तो वो मूल रूप में जो है वो प्रकृति है। विकृति में आप लोगों को ये हुआ संहिता पाठ और पद पाठ, तो जो है ये तो प्रकृति पाठ होते हैं। प्रकृति पाठ मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही। ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्य, ये मंत्र की पंक्ति है, और इसको अलग अलग करके लिख दिया, औषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्य, ये लिख दिया ज्यों का त्यों, तो ये पद पाठ हो गया है। अब इसके बाद आप लोगों को जो है क्रम पाठ भी देखा जाएगा। क्रम पाठ भी बस एक एक को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्रम पाठ है, संगीता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। अब आप आगे के जो पाठ हैं वो आप लोगों को इन मंत्रों को, शब्दों को तोड़ मोड़ मरोड़ करके काम किया जाता है, तो इनको विकृति पाठ कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना बात आप लोगों को? जैसे कि औषधय सम है, तो औषधय सम फिर उल्टा करके बोला सम औषधय, औषधय सम। ठीक है, फिर अगल एक छोड़ देंगे, फिर दो पकड़ लेंगे, सम वदंते वदंते सम सम वदंते। विद्यार्थियों, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा, इसको खोलते ही मुझे ऐसा लगा कि अगला प्रश्न यही बनेगा, इनमें से कोई सा एक पाठ दे देंगे, और पहले पूछा जा चुका है प्रश्न, ये पूछ लिया था जैसे आप लोगों को कि इनमें से ये पाठ कौन सा है, घन पाठ है या कौन सा पाठ है। तो यहां से जब दो शब्दों को पकड़ करके फिर पहले सीधा लिखा, फिर उल्टा लिखा, फिर सीधा लिखा, एक छोड़ दिया, फिर अगले दो पकड़ लिए, सम वदंते, फिर इनको उल्टा किया, वदंते सम, फिर सम वदंते। तो ये क्रम, ये जटा पाठ है, चोटी जैसे गुथी जाती है ना वैसे। संहिता और पद पाठ, हाँ, क्रम पाठ ये है कि क्रम से लिखा गया है, क्रम से लिखा गया, ये नहीं, ये क्रम पाठ जो है, मैं संगीता पाठ पद पाठ ही इसमें आता है, लेकिन क्रम पाठ कुछ है नहीं वैसे, ये सिर्फ आप लोगों को क्रम से लिख दिया इतना है। औषधय सम सम वदंते, लेकिन इनमें भी नहीं आएगा आप लोगों को जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गना, इसमें केवल यही है। अब आके जो है शिखा में क्या होता है, औषधय सम सम औषधय औषधय सम वदंते, है ना, इनको जो है जटा पाठ में फिर अगला शब्द और जोड़ देते हैं, बस इतना अंतर है। पहले दो शब्दों को सीधा लिखा, फिर उल्टा लिखा, फिर सीधा लिखा, फिर वदंते अगला तीसरा शब्द लिख दिया, फिर पहला छोड़ करके दो पकड़ लेंगे, सम वदंते वदंते सम 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 वदंते, फिर अगला शब्द ले लिया सोमेन, ये शिखा पाठ हो गया है। फिर इसके बाद आता है घन पाठ। घन पाठ में क्या होता है, औषधय सम सम औषधय औषधय सम वदंते वदंते सम औषधय। अब ये तीन तीन शब्दों को पकड़ेंगे, पहले दो शब्दों को पकड़ा, फिर तीन शब्दों को पकड़ा, उनको उल्टा लिखा, सीधा लिखा, इस क्रम में ये घन पाठ हो जाता है। तो आपको ना असल में केवल तीन पाठ ही ये दिए गए हैं विकृति पाठों में, बाकी के पाठ तो बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं। तो सिर्फ इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये दे दिया औषधय सम सम औषधय औषधय सम वदंते, तो ये शिखा पाठ है। इतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सब लोग आंसर कर देंगे तो बताओ एक बार मुझे शीघ्रता से, फटाफट से। आसान काम है वैसे ये, पर लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा ये।
एक सेकंड बस मुझे। क्रम पाठ भी है भाई प्रकृति पाठ में, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, तीनों प्रकृति पाठ हैं ये। वो मुझे क्रम पाठ को लेकर के डाउट था तो मैंने वो देख लिया, इसीलिए ये तीनों पाठ जो हैं ये प्रकृति पाठ हैं। हाँ, और ये विकृति पाठ हैं, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही हैं। तीन क्रम पाठ हैं, प्रकृति पाठ हैं, और बाकी 8 जो हैं विकृति पाठ हैं। ठीक है, चलो इतना जो है, हाँ इन्हीं मंत्र पर आधारित होगा मंत्र, वैसे क्योंकि उदाहरण के रूप में ही दिया हुआ है। पर और यही पूछा गया है, जो प्रश्न भी आया था वो यही पूछा गया है। ज्यादातर संभावना 90% यही है, बाकी तो पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर है। पर आपको क्या करना है, वो पंक्ति पकड़ लेनी है कि भाई दो शब्द हैं, दो शब्द पहले सीधे फिर उल्टे फिर सीधे लिखे गए और तीसरा शब्द लिखा गया, तो ये शिखा पाठ हो गया है। और इधर घन पाठ में दो शब्द सीधे फिर उल्टे फिर सीधे औषधय सम लिखने के बाद तीसरा शब्द लिख दिया है यहां पर। यहां जो है वो अलग से नहीं लिखा, जोड़ करके लिख दिया है। फिर इनको तीनों को उल्टा किया, इन तीनों को फिर उल्टा किया, वदंते समौषधय, फिर सीधा किया औषधय संवदंते, औषधय संवदंते वदंते समौषधय, फिर तीन तीन को किया, तो ये घन पाठ हो गया है। ठीक है, इतना है। तो एक कैलकुलेशन करके आप लोग अपने आप से देख करके कर पाओगे, क्योंकि लॉजिक पता है आपको। भाष्यकारों पर आते हैं। भाष्यकारों को लेकर के ना दो तरह के प्रश्न हैं। भाष्यकारों का क्रम भी पूछा जा रहा है और काल भी पूछा जा रहा है, या फिर ये पूछा जा रहा है सामवेद के इनमें से कौन से भाष्यकार नहीं है, या सामवेद के हाँ घन का मतलब क्यूब, वैसा कह सकते हैं, पर वो घन का अर्थ वो नहीं होगा वहां पर, घन पाठ का कुछ और अर्थ है वो। या हो सकता है वो वाला पावर 3 वाला, मुझे भी लग रहा था ये वाली बात, पर पता नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं, तो मैं इस पर बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता ये वाला। पर हाँ, भाष्यकारों पर आ जाओ। भाष्यकारों से ना एक तो ये पूछा जाएगा कि आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है। पता है क्या चार्ट होना चाहिए आपका? एक कॉपी पर जो है वो ये लिख लेना, यहाँ ऋग्वेद के भाष्यकार, यहाँ यजुर्वेद के भाष्यकार, और क्रम से इधर उसका टाइम, भाष्यकार का नाम, और इसके साथ साथ उनका टाइम, बस इतना लिखना है और काम हो गया। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों का क्रम की दृष्टि से आपका पेपर में प्रश्न यही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद के भाष्यकारों पर आते हैं। ऋग्वेद के भाष्यकारों में आप लोगों को सबसे पहला नाम मिलता है माधव भट्ट का। माधव भट्ट बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, एक है वेंकट माधव, एक है माधव, एक है माधव भट्ट। तो माधव भट्ट जो हैं, वो जो वेंकट माधव हैं वो 12वीं शताब्दी वाले हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी। लेकिन माधव भट्ट एक ऐसे भट्ट वो हैं जिनको स्कंद स्वामी ने भी कहा है कि जिनके बारे में चर्चा हुई है। इनका भाष्य हमें जो है वो थोड़ा सा ही मिलता है, थोड़ा सा अंश में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के पहले भाष्यकार माधव भट्ट हैं। और इनका जो टाइम मिलता है, सबसे पुराने भाष्यकार माधव भट्ट मिलते हैं, 600 एडी का टाइम इनका है। आप खुद सोचो विद्यार्थियों के काल वेद जो हैं, पहली बार उसके भाष्य की आवश्यकता हमें पड़ी है, तो वो पड़ी है एक भाष्य लिखने की आवश्यकता 6ठी शताब्दी में जाके लिखा गया है। जबकि कालिदास उससे पहले साहित्य लिख करके चले गए हैं। भास जो हैं वो 300 बीसी के टाइम पर नाटक लिख करके चले गए हैं। लेकिन जो है वो ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसे परंपरा से पढ़ते लिखते रहे हैं ना लोग, इसलिए लोग परंपरा से पढ़ते लिखते रहे हैं, परंपरा रही है। दक्षिण में जैसे आज भी परंपरा है, चाहे इंजीनियर बन जाओ कुछ भी बन जाओ, फिर भी आपको वो पढ़ना ही है। मुझे अभी तो कोई बता रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसके बावजूद पूरा यजुर्वेद याद है, क्योंकि वहां तैत्तिरीय संगीता परंपरा से याद करने की है। तो उसको इस तरह से याद करने का क्रम रहा है कि भाई वो करना ही करना है, तो छठी से उससे पहले इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, या फिर बहुत ज्यादा उस पर काम करने मतलब किया गया तो वो बहुत अधिक प्रकाश में भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर हमें जो है वो 6ठी शताब्दी में सबसे पहले माधव भट्ट मिल रहे हैं। तो ऋग्वेद पर ये जो है 6ठी शताब्दी वाले जो हुए हैं, इन्होंने और भी 11 अनुक्रमणियां भी लिखी हैं।
अनुक्रमणी किसे कहते हैं? मंत्रों का क्रम बना करके, क्योंकि भाष्य जैसे आप लोग कोई काम करने चले, महाभारत पर काम करने चले, तो पहले देखोगे ना कि कौन से पर्व में कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो इन्होंने जो है पहले अनुक्रमणियां लिखी शब्दकोश के रूप में। अ, अच्छा, एक चीज और भी है जो कमलेश जी आप पूछ रही हैं, कालिदास आदि तो विद्वान रहे होंगे, नहीं, ट्रेंड होता है काम का। आजकल रील बनाने का ट्रेंड है, आज से पहले क्यों नहीं चला? हर कोई रील बना रहा है, गधा घोड़ा सब, जो सब चल रहा है कि भाई रील बना लेते हैं। तो ऐसा होता है कि विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए जो चीज ट्रेंड में आ जाए, तो वहां काव्य ट्रेंड में था, काव्य पर काम किया जा रहा था, लोगों के मनोरंजन का, लोग जिसकी तरफ ज्यादा आकृष्ट हो हों, तो वेदों से एक बहुत उबासी भी लोगों को जो है वो रही होगी। मैं जितना सोचता समझ पाता हूँ, बहुत ज्यादा मेरा स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है इसको लेकर के, कभी बहुत स्वाध्याय करने का अवसर मिला तो सही से बता पाएंगे, या कोई विद्वान व्यक्ति से कभी पूछने का अवसर मिला तो पूछ पाएंगे, पर वो ट्रेंड में नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो ये जो है इन्होंने अनुक्रमणियां लिखी हैं, नाम के आधार पर भी नाम पद उन्होंने लिख दिया है, आख्यात की अनुक्रमणी बना दी है। वैसे यास्क जो है ना, वो एक तरह से भाष्य लिख करके गए ही हैं, यास्क ने एक पूरा रास्ता खोल ही दिया था कि भाई निरुक्त के उनसे पहले जितने भी निरुक्तकार हुए हैं, उन निरुक्तों के आधार पर यास्क ने रास्ता खोल दिया था, तो लोग अपने आप समर्थ हो गए होंगे इतना करने के लिए। जो ह्रास हुआ होगा, जो कमी आई होगी, वो यास्क ने पूरी कर दी। और उसके बाद जो है वो फिर इन्होंने नाम अनुक्रमणी, आख्यात अनुक्रमणी जो है वो प्रकाशित की है। निर्वचन अनुक्रमणी लिखी गई है, और छंदोनुक्रमणी लिखी है, छंदों के आधार पर क्रम बनाया, स्वरों के आधार पर क्रम बनाया, इस तरह से इन्होंने काम किया है। पंडित सांब शिव शास्त्री वेंकट माधव का जन्म, पर ये दूसरे, ये मैंने ये ठीक नहीं किया, इसको ठीक करके भेजूंगा आप लोगों को। पर ये हमने जो है वो भी माधव भट्ट की चर्चा की जो छठी शताब्दी है, वेंकट माधव दूसरे वाले हैं। फिर स्कंद स्वामी का टाइम आता है 625 ईस्वी जिनका टाइम है। उन्होंने चतुर्थ अष्टक तक, ऋग्वेद के चौथे अष्टक तक जो है वो भाष्य किया। तीन लोगों ने मिलकर के ऋग्वेद का भाष्य पूरा किया। स्कंद स्वामी, पेपर का प्रश्न बना हुआ है, आपको क्रम भी यहां से ठीक हो जाएगा और ये भी आ जाएगा। एक ही भाष्य लिखा, सरल भाषा में भाष्य लिखा स्कंद स्वामी ने, फिर नारायण ने, और फिर उद्गीत ने। स्कंद स्वामी, नारायण और उद्गीत, इन तीन लोगों ने मिलकर के भाष्य लिखा। और ये तीनों एक साथ नहीं हुए हैं, पहले स्कंद स्वामी हुए, उन्होंने कुछ भाष्य लिखा और वो फिर दिवंगत हो गए, या फिर उसके बाद नारायण स्वामी ने लिखा, फिर जो है वो उद्गीत ने लिखा। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग कालक्रम में होते हुए भी इन्होंने भाष्य को तीन लोगों ने मिलकर के पूरा किया है। तो ऋग्वेद के आप लोग जो है वो चार भाष्यकारों के बारे में हमने चर्चा की है अभी तक। स्कंद स्वामी जो है वो 625 ईस्वी का टाइम है, 7वीं शताब्दी का टाइम, मतलब ये 20-30-50 वर्षों बाद ये नारायण हुए हैं, और इसके भी टाइम, इसी टाइम पर जो है वो उद्गीत हुए हैं। तो 20-30-50 वर्षों का अंतराल जो है इन तीनों में है। तो इनको चार आचार्यों के बारे में हमने थोड़ा सा अभी तक देखा है, और इनके बारे में पंक्ति भी मिलती है, वनवासी विनिर्गत आचार्य उद्गीत कृत ऋग भाष्य। तो वनवासी शब्द देख करके लगता है कि भाई ये वनवासी रहे हैं, या फिर ये इनका इनके बारे में ऐसा भी बताते हैं कि कर्नाटक में जो वनवासी है स्थान है वहां के ही रहे होंगे। पर ये सिर्फ इतनी बात है आप लोगों का कि ये हुआ। वेंकट माधव जो है 12वीं शताब्दी का जिनका टाइम है, वो दक्षिणापथ, मैंने दक्षिण का जो चोल वंश जो आंध्र प्रदेश है वहां के रहने वाले थे, और इन्होंने ऋग्वेद पूरा संपूर्ण ऋग्वेद पहली बार लिखा जो है वो इन्होंने लिखा है, वेंकट माधव ने। ठीक है, ये हो गया है इनका नाम आप लोगों को। और ये भाष्य लक्ष्मण स्वरूप जी ने प्रकाशित किया। काम की बात सिर्फ इतनी है यहाँ से कि इन्होंने, वेंकट माधव ने पूरा भाष्य लिखा। इनसे पहले तीन लोगों ने मिल करके जो है वो थोड़ा 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 भाष्य लिखा है। ये चतुर्थ अष्टक पर्यंत जो है वो स्कंद स्वामी ने लिखा, फिर बाद में 7वें 8वें और 10वें तक जो है कुल मिलाकर के उन्होंने लिखा, उद्गीत ने। धानुष यज्वा से पहले जो हुए हैं आनंद तीर्थ हुए हैं। आनंद तीर्थ जो हैं वो 13वीं शताब्दी में हुए हैं। 13वीं शताब्दी में इनका नाम आनंद तीर्थ का जो है, माधव नाम इनका भी प्रसिद्ध है। तो मैं जो कह रहा था आप लोगों को, एक माधव भट्ट हैं जो कि छठी शताब्दी के हैं,
एक माधव वेंकट माधव हैं जो कि 12वीं शताब्दी के हैं, एक आनंद तीर्थ जो है इनका दूसरा नाम माधव है, ये 13वीं शताब्दी के हैं। तीनों में अंतर अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो ध्यान रहेगा आप लोगों को ये। और ये माधव हैं, इनको मध्व भी कहते हैं, और मध्वाचार्य जो आप लोग नाम सुनते हैं वही मध्वाचार्य हैं जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं ये। और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय भी चलाया, तो इन्होंने लगभग 40 सूक्तों का पद्यात्मक अनुवाद किया है, भाष्य किया है, पूरे उस पर काम नहीं किया है इन्होंने। प्रथम मंडल के कुछ मंत्रों पर जो है इन्होंने काम किया है आनंद तीर्थ ने। ठीक है, एक मिनट विद्यार्थियों। हाँ अंकित जी, ये प्रश्न तो बनता है कि किसने किस नाम से भाष्य लिखा, पर जिस जिसका नाम है ना, वो नाम जहां आएगा वहीं बात करेंगे। बाकी सबका नाम भाष्य पे नहीं आता है, सिर्फ इतना कि भाष्य की प्रकृति कैसी है इतना जरूर आता है। तो ये हुआ आपका मध्व नाम से थे, इन्होंने भाष्य किया, थोड़ा सा भाष्य किया आनंद तीर्थ ने। आत्मानंद हुए हैं जिन्होंने अस्यवामीय सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है, आत्मानंद, लेकिन 14वीं शताब्दी में हुए हैं ये। तो अभी आपने क्या क्या देखा कि माधव, फिर उनके बाद स्कंद स्वामी, फिर नारायण, फिर उद्गीत, फिर वेंकट माधव के बाद आनंद तीर्थ जिन्हें मध्वाचार्य कहते हैं, उनके बाद जो है वो आत्मानंद हैं जिन्होंने अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखा है। और इनके बाद जो है वो धानुष्क यज्वा आते हैं। तीनों वेदों पर जो है तीन वेदों का भाष्य किया है इन्होंने। त्रैनिष्ठ वृद्ध भी इनको कहते हैं, त्रिवेदी भाष्यकार भी कहते हैं, वैष्णव आचार्य थे ये भी। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्व सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों पर भाष्य किया था, पर प्राप्त नहीं होता, बस सूचना मात्र इनके नाम की हमें मिलती है। ठीक है, धानुष यज्वा तक हो गया है। और इसी इनसे भी पहले जो है वो 14वीं शताब्दी में सायण तो हुए ही हैं। सायण ने तो चारों वेदों का भाष्य लिखा है। ठीक है, और अपने भाष्य का नाम क्या रखा है किसी को याद है क्या? जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें याद होगा। सायण ने अपने भाष्य का नाम क्या रखा है? हाँ, भाई के नाम पे लिखा था, रखा ना इन्होंने, माधवीय वेदार्थ प्रकाश। इनके बड़े भाई थे जिन्होंने जो है माधव, अ, माधव ही माधव जो है चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो उनके आदेश पर इन्होंने भाष्य लिखाया था। और ये लिखते हैं, इति सायण आचार्य विरचिते माधवीय वेदार्थ प्रकाश, प्रथम वेदार्थ प्रकाश नाम का प्रथम मंडल है ये। ठीक है, एक तो ये हुआ विजयनगर के महाराज बुक्का और हरिहर के अमात्य थे ये। इन्होंने 1394 से 1378 है प्रधानमंत्री का पद सायणाचार्य ने 1394 से 1378 ईस्वी तक अलंकृत किया। क्या गलती है पता नहीं, या तो ये 1394 की जगह कुछ और होगा, ये 1379 से लेकर के 87 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत जो है ये महाराज हरिहर के मंत्री पद को अलंकृत किया। बुक्का के यहाँ अलग टाइम पर रहे। 78, ये 64 होगा या 74 होगा, 74 होगा, या तो ये 74 होगा, ये 74 से 78 तक वहां रहे, फिर 79 से 87 तक वहां रहे, ऐसा होगा। छोड़ो, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है ज्यादा। लेकिन अपने भाई का जो भाष्य है, भाई के नाम पर माधवीय इन्होंने लिखा। पर भाई विद्यार्थियों, ये क्रम याद करना पड़ेगा। इन्होंने ना जो है ना
5 संहिताओं पर, संहिता मतलब क्योंकि ये तैत्तिरीय संहिता पर भी और काण्व संहिता पर भी, दोनों पर भाष्य लिखा है यजुर्वेद पर। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा पर लिखा है, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है, इसलिए दो ये हो गई हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिता का जो है इन्होंने भाष्य किया, तो 5 संहिताओं के भाष्य हुए हैं। एक ये भी प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों का कौन कौन सा भाष्य किया है, तो 11 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम याद करने होंगे आप लोगों को। और तैत्तिरीय आरण्यक और ऐत्रेय आरण्यक, जो ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्यक है और यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक है, उन पर जो है 2 आरण्यकों पर भाष्य लिखा है। एक प्रश्न यही पूछा था क्या इस बार, कि इनमें से इस बार पूछा है ना या कब पूछा है, जब ये है कि भाई इनमें से सायन ने किस पर भाष्य नहीं लिखा या भाष्य लिखा है, तो इन्होंने जो है वो आरण्यकों पर भी भाष्य लिखा है, 2 आरण्यकों पर है, 11 ब्राह्मण ग्रंथों पर है। चलिए अब हम आते हैं यजुर्वेद पर। ठीक है, ऋग्वेद की चर्चा हमने कर ली है, ऋग्वेद के आचार्य हो गए हैं। यजुर्वेद में सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद पर चर्चा करते हैं। तैत्तिरीय संहिता पर सायण तो है ही, सायण ने जो है वो भाष्य तो लिखा ही है। सायण के अतिरिक्त जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता जो है, इस पर ये प्रश्न पूछा गया, मैंने यहां लिखा भी होगा प्रश्न, वो आगे कहीं प्रश्न है, मैं प्रश्न दिखा करके, ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है कि तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों को कालक्रम से बताइए। तो अब मैं आप लोगों को इससे प्रश्न, कालक्रम पढ़ने से पहले तैत्तिरीय संहिता के जो भाष्यकार हैं उनमें सायण का तो एक नाम है ही, कुंडिन हुए हैं, आचार्य कुंडिन हुए हैं, भवस्वामी हुए हैं, गुहदेव हुए हैं और क्षुर हुए हैं। सबसे बाद में जो है वो सायण हुए हैं। तो ये क्रम है। कुंडिन, इनका टाइम पता नहीं लगता है, बस ये पता लगता है कि कौन पहले है कौन बाद में है। गुहदेव पर 8वीं 9वीं शताब्दी पता लग रहा है, बाकी पर कोई टाइम पता नहीं लग रहा है, उनके बाद ये है कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर और सायण। ये आप लोगों का क्रम है यहां से। ठीक है, अच्छा इस बार नहीं है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद पर जो है वो ये जियान यज्ञ भाष्य पूछा गया है। भट्ट भास्कर ने जियान यज्ञ नाम का भाष्य लिखा था, 11वीं शताब्दी में ये हुए हैं। सायण से पहले जियान यज्ञ भाष्य लिखने वाले भट्ट भास्कर हुए हैं तैत्तिरीय संहिता पर। ये इन्होंने चलो ये काम की बात नहीं बाकी तो, और सायण हुए ही हैं जो 14वीं शताब्दी में हुए हैं। तो ये आप लोगों को क्रम हो गया है, कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्ट भास्कर 11वीं शताब्दी के, और उनके बाद छठे नंबर पर सायण हो गए हैं। 6 लोगों का भाष्य जो है वो कृष्ण यजुर्वेद पर है। और इसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले हमें उव्वट का भाष्य मिलता है 11वीं शताब्दी का। उव्वट जो है वज्रट के पुत्र हैं उव्वट, गुजरात के थे ये, भोज के समकालीन थे ये, मम्मट के भाई थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इन्होंने जो है ना, हाँ इनकी पुस्तकें, उव्वट की पुस्तकें ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ऋक प्रातिशाख्य की पर इन्होंने भाष्य लिखा है। ऋक प्रातिशाख्य पर उव्वट का भाष्य मिलता है, यजुष प्रातिशाख्य पर इनका भाष्य मिलता है, ऋक सर्वानुक्रमणी पर भाष्य मिलता है, ईशोपनिषद जो है उन पर इनका भाष्य मिलता है। चार चार भाष्य जो हैं वो इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के अतिरिक्त लिखे हैं। उव्वट हो गए हैं। मही, फिर सायण का नाम आता है, ये सायण के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नहीं, शुक्ल यजुर्वेद पर नहीं लिखा सायण ने, सायण ने जो है वो कृष्ण यजुर्वेद पर लिखा है, और शुक्ल का काण्व शाखा पर लिखा है, तो वही सायण का नाम भी आएगा। दूसरे नंबर पर हलायुध जो है, फिर सायण आएगा। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद में जो है वो हलायुध हो गए हैं, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में, ये प्रश्न पूछा गया है इस बार। अरे नहीं, महीधर पर बात कर रहे हैं ना हम लोग तो अभी। महीधर जो हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों में आ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यम दिन और काण्व 2 शाखाएं हैं। अच्छा, काण्व संहिता पर बात बाद में करेंगे, पहले माध्यम दिन पर कर रहे हैं। माध्यम दिनी में जो है वो उव्वट ने भाष्य लिखा है और महीधर ने भाष्य लिखा है 16वीं शताब्दी में, जो कि वेददीप नाम से है। ये भाष्यकारों के नाम आप लोगों को पूछे जाते हैं, उनके भाष्य के भी पूछे जाते हैं। तो माध्यम दिन संहिता जो है उस पर उव्वट और महीधर दोनों ने लिखा है। उव्वट ने भाष्य का नाम नहीं अपने कुछ लिखा है, लेकिन महीधर के भाष्य का नाम है वेददीप। ठीक है,
वेददीप नाम से इन्होंने भाष्य लिखा। और एक जो है वो एक और पुस्तक लिखी है मंत्र महोदधि, ये तंत्र रहस्य पर एक पुस्तक लिखी है ये वाली। तो उव्वट और महीधर दो नाम आप लोगों का हो गया है। इसके बाद काण्व संहिता पर हलायुध का नाम आता है। काण्व संहिता के आप लोगों को क्रम से देख लेना, ये ब्राह्मण सर्वस्वम ये नाम लिखा है, ये क्रम आया था लगाने को, अब इस बार आया हुआ है। हाँ, सारे के सारे प्रश्न विद्यार्थी ऐसे ही बनते हैं। सर्वस्व नाम से सारा का सारा कुछ जो है वो हलायुध से मिला हुआ है। ब्राह्मण सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व, ये 5 ग्रंथ जो अलग हैं, लेकिन ब्राह्मण सर्वस्व नाम का भाष्य जो है वो इन्होंने ये अपना एक भाष्य लिखा जो कि काण्व संहिता पर है। इसके बाद हम लोग जो है हलायुद्ध के बाद सायण हुए ही, जिन्होंने महादेवीय भाष्य लिखा है 14वीं शताब्दी में। अनंत आचार्य हुए हैं, अनंत आचार्य, अच्छा वो अनंत भट्ट अलग है, ठीक है। अनंत आचार्य 16वीं शताब्दी में हुए हैं, इन्होंने थोड़ा सा ही भाष्य लिखा है। आनंद बोध भट्टोपाध्याय हुए हैं, इन्होंने भाष्य लिखा है। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सायण प्रसिद्ध हैं, माधव प्रसिद्ध हैं, हलायुद्ध प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका भाष्य भले ही बहुत प्रसिद्ध नहीं है या नाम भी नहीं है, लेकिन नाम आप लोगों को ये जरूर पूछ सकते हैं कि इनमें से काण्व संहिता के भाष्यकार हैं या नहीं है। तो इनको आप लोगों को क्रम से एक बार सजा लेना है अपने को। सामवेद पर आते हैं, वही माधव जो है जिन्होंने लिखा है, वो सामवेद का भाष्य भी 600 ईस्वी वाला जो है इन्होंने भाष्य लिखा है। विवरण भाष्य जो है वो माधव का मिलता है। ये 600 ईस्वी वाले माधव ही है क्या भाई? हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ? पर ये कपिल देव द्विवेदी का द्वारा दिया गया है सारा का सारा मामला। तो माधव जो है वही माधव जो सबसे पहले हैं, उन्होंने विवरण भाष्य लिखा है सामवेद का। और पूर्वार्चिक पर रचित भाष्य छंदसी का विवरण है, उत्तरार्चिक पर जो है उत्तर विवरण इनका जो है मिलता है हमें, ठीक है। और इसके बाद हम गुण विष्णु का नाम आता है, जो भाई देखो सामवेद के तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो एक एक महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा है ही नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। हाँ वही है ना, ठीक है। तो गुण विष्णु है 12वीं शताब्दी में जो हुए हैं, सामवेद की कौथुम शाखा पर हुए हैं। तो, गुण विष्णु हुए हैं भरत स्वामी 14वीं शताब्दी में हुए हैं, जो कि होयसालेश्वर होयसालेधीश्वर जो रामनाथ है उनके यहाँ रहे थे। काम की बात नहीं है, सिर्फ भरत स्वामी नाम रखो 14वीं शताब्दी में। तो यहां से जो है वो माधव गुण विष्णु, माधव गुण विष्णु, और तीसरा नाम जो है वो भरत स्वामी है, 14वीं शताब्दी में जो हुए हैं। तो ये आप लोगों को सामवेद में सिर्फ इतने ही 3 भाष्यकारों का नाम रखना है, माधव गुण विष्णु और भरत स्वामी। अथर्ववेद में जो है सायण ने तो सब कुछ लिखा ही है। अथर्ववेद के भाष्यकारों में 12 कांडों का भाष्य जो है सायण ने लिखा, ये मिलता है अलग अलग जगह पर। फिर गोविंद स्वामी का नाम आता है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी, इनका टाइम नहीं पता असल में, इसलिए इनका उस हिसाब से तो गोविंद स्वामी पहले आ जाएंगे अगर ये 14वीं शताब्दी से पहले हैं तो। पर इनका टाइम नहीं पता कुछ भी। तो गोविंद स्वामी का भाष्य है, सायण का भाष्य है, ये आप लोगों को जो है वो अथर्ववेद के भाष्यकारों में नाम हुआ। जो प्राचीन भाष्यकार हैं ये उनकी चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त एक नाम आप लोगों को और जोड़ना है, जो कि महर्षि दयानंद का है, जिन्होंने केवल ऋग्वेद यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, ऋग्वेद का थोड़ा सा भाष्य लिखा। एक नाम आप लोगों को श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का जोड़ना है, जो हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने भाष्य लिखा है सुबोध भाष्य। सुबोध भाष्य नाम से भाष्य लिखा है, उन्होंने सारे चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। तो ये प्रश्न आप लोगों का हो ही गया है, ठीक है। ये भट्ट भास्कर, भट्ट भास्कर का कहाँ पढ़ा हमने? भाई हमने यही तो पढ़ा, कुंडिन भवस्वामी गुहदेव क्षुर। अच्छा भट्ट भास्कर इनके, ठीक है पढ़ ली, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है भाई फिर ये क्रम। भवस्वामी क्षुर कुंडिन सायण भट्ट भास्कर मिश्र। कुंडिन भवस्वामी भट्ट भास्कर 11वीं शताब्दी में कैसे हो जाएंगे? वो ये तो ठीक है, क्षुर कुंडिन भवस्वामी क्षुर। बड़ा कंफ्यूजन है भाई।
कुंडिन भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर और भट्ट भास्कर। भट्ट भास्कर के बाद क्षुर हुए हैं। एक प्रश्न जो है ये गड़बड़ हो जाएगा अगर ठीक से नहीं हुआ तो। ये इसको करेक्शन कर लेते हैं अभी। ये तो ऑथेंटिक है क्योंकि जो आंसर माना था वो ये था। कुंडिन भवस्वामी, फिर भट्ट भास्कर, फिर क्षुर है, फिर सायण है। ठीक है भाई, ये वाला क्रम याद रखना आप, क्योंकि प्रश्न का आंसर ये माना गया था और कपिल देव द्विवेदी ने सिर्फ नाम दिए हुए हैं क्रम से, क्योंकि इनका टाइम पता लगता नहीं है। तो जो प्रश्न का आंसर जो है वो प्रश्न का आंसर जो रह जाए वो उसके हिसाब से ये क्रम ध्यान रखना आप लोग। तैत्तिरीय संगीता का कुंडिन भवस्वामी, फिर भट्ट भास्कर, फिर क्षुर, फिर सायण। ठीक है, इस क्रम को वहां भी ठीक कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा भारतीय विद्वानों पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग जो है, अब स्पीड में चलते हैं। भारतीय विद्वानों ने क्या विशेष ग्रंथ लिखे हैं इनको देख लें एक बार हम लोग, फिर हम पढ़ेंगे यज्ञों को लेकर के चर्चा। वैसे मैंने यज्ञों पर मैराथन में भी खूब चर्चा की है आपकी। किसी का कोई प्रश्न यहां तक है तो करो फटाफट से। ये सारा विषय याद करने का ही है विद्यार्थियों। जितना जितना जिसने रिवाइज कर लिया उसको उतना उतना लाभ हो जाएगा, और जिसने रिवाइज नहीं किया उसको गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो हैं। मैं बात कर रहा था कि चारों वेदों पर कुछ अलग अलग पुस्तकें भी लिखी गई हैं। आपको ये जो चार्ट है ये चार्ट तो बना ही लीजिएगा, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का चार्ट तो बना ही लीजिएगा अलग अलग कॉपी पर अपनी। उसके अतिरिक्त कुछ और ग्रंथों के बारे में भी, जैसे कि अविनाश चंद्र दास की ऋग्वेदिक इंडिया नाम की पुस्तक पूछी गई है, दिसंबर में पूछी है ये वाली पुस्तक। तो अविनाश चंद्र दास की ऋग्वेदिक इंडिया जैसे पूछा गया है, तो ऐसे ही और भी कुछ विशेष पुस्तकें लिखी गई हैं चारों वेदों के आधार पर, हम वो देख लेते हैं। ऋग्वेद का सुबोध भाष्य लिखा है जो आधुनिक उसमें हुआ है, सातवलेकर जी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त सायण ने तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों पर, ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों पर भी चर्चा कर ले रहे हैं सारी की सारी। ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय आरण्यक का भाष्य किया है सायण ने। ठीक है, सत्यव्रत सामश्रमी जो हैं इन्होंने ऐत्रेयालोचन नाम की पुस्तक लिखी है। अविनाश चंद्र दास ऋग्वेदिक इंडिया करके अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने। महेश चंद्र राय तत्वनिधि जो हैं इन्होंने बांग्ला में ऋग्वेदेर समालोचना। पूछा नहीं गया कभी, पर जब ये पूछा गया तो अगला नंबर हो सकता है इनका हो जाए, ऐत्रेयालोचन का हो जाए। तो इनके सामने आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ऋग्वेदालोचन मैंने जो काम की पुस्तकें हैं वो रखी हैं, बाकी हटा दी हैं। बहुत सारा डेटा था पहले, बहुत कम किया है कंपाइल करके इसको। नरदेव शास्त्री ने ऋग्वेदालोचन लिखी है पुस्तक, ध्यान रखना ये वाली। ऋग्वेद सिद्धांजन जो है कपाली शास्त्री ने। हालांकि मैं पक्का सा दावे से कह सकता हूं कि आप लोग कितना याद करके चले जाओ, हो सकता है भूल जाओ अगर बार बार अभ्यास नहीं किया। तो देख लेना आप लोग अपने स्तर से कैसे इसको याद रखना है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो है सायण ने भी लिखी है और स्वामी दयानंद ने भी लिखी है। एन लॉ जो है इन्होंने एज ऑफ ऋग्वेदा करके पुस्तक लिखी है। एन लॉ की पुस्तक पूछी जा चुकी है। श्री राम शर्मा आचार्य को अगर आप लोग जानते हो, शांति कुंज वाले जो हैं, इन्होंने हिंदी में अनुवाद लिखा है। जैसे एक मंत्र का, एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद होता है, ऐसे इन्होंने मंत्रों पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए सिर्फ उसका हिंदी में अर्थ लिखने का प्रयास किया है। तो चारों वेदों का काम जो है श्री राम शर्मा जी ने एक हिंदी अर्थ लिखा है, छोटा सा संक्षेप में करके। यजुर्वेद पर बात करें तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि महीधर, उव्वट और सायण का भाष्य यजुर्वेद का तैत्तिरीय संहिता पर हम लोग देख रहे थे। इसके अतिरिक्त सातवलेकर जी का भाष्य हमने देखा ही है, सुबोध भाष्य हुआ हमारा। स्वामी दयानंद ने शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य किया है संस्कृत और हिंदी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जो भाष्य है इनका वो थोड़ा सा है, लेकिन इस पर पूरा भाष्य किया है इन्होंने। बाकी का आप लोगों को यहाँ से इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, मैंने डिलीट नहीं किया, बस हिंदी में अर्थ किया बाकी लोगों ने, और ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है आपके। सायण का तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक दोनों पर महत्वपूर्ण भाष्य तो है ही। भट्ट भास्कर को हम लोग पढ़ चुके हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण भट्ट भास्कर जो हैं उन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है, इनको भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
ब्राह्मण ग्रंथों में अगर आप लोग देखोगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार जो हैं ये भट्ट भास्कर हैं। और शतपथ ब्राह्मण सत्यव्रत सामश्रमी का है, बहुत ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर जो है वो उव्वट का भाष्य है। प्रातिशाख्यों की चर्चा एक बार करनी भी है आप लोगों के साथ, लेकिन ये काम की बात है यहाँ से कि उव्वट ने प्रातिशाख्यों में ऋग प्रातिशाख्य पर भी शुक्ल प्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा है अपना। नाम उनको बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे चल करके। सामवेद में मुख्य रूप से एक दुर्गादास लाहिड़ी हैं जिन्होंने सायण भाष्य सहित सामवेद प्रकाशित किया है। दुर्गादास लाहिड़ी का नाम याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध हैं ये वाले, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा गया कभी इनसे। ठीक है, बाकी को मैंने हटा दिया, अनुभाष्य की दृष्टि से मुझे जो काम का नहीं लगा। सायण ने कौन कौन से ब्राह्मणों का भाष्य किया है सामवेद के, उनको देख लीजिएगा। टांडे ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सायण तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा प्रॉपर। तांड्य है, षड्विंश है, सामविधान है, आर्षय है, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। तो इन पे आपको, क्योंकि सायण से प्रश्न बन चुका है कि सायण ने किस किस का भाष्य किया है, अभी प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो ये याद होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अथर्ववेद पर दुर्गादास लाहिड़ी का जो है वो उन्होंने अथर्ववेद पर भी काम किया है। और बाकी तो और कुछ ऐसा इनमें से पुस्तकों की दृष्टि से काम का मुझे नहीं लगा, तो छोड़ देते हैं। बस कुछ विशेष पुस्तकें बता देता हूं जो कि वेदों के अतिरिक्त हैं। भाई चारों वेदों पर तो हमने, ब्राह्मण ग्रंथों पर, आरण्यकों पर जो पुस्तकें हमें काम की लगी हमने लिख लिया, चर्चा कर ली। कपिल देव द्विवेदी ने जितना लिखा वो सब कुछ आप लोगों को उनमें से जो जो महत्वपूर्ण है वो बता दिया। इसके अतिरिक्त और कुछ पुस्तकें हैं, क्योंकि जैसे कि अभी लोकमान्य तिलक की मैं बात कर रहा था, उनकी आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक पूछी जा चुकी है, ओरायन पुस्तक पूछी जा चुकी है, क्योंकि इन पुस्तकों में उनके मतों का विवरण मिलता है जो वो काल निर्धारण का चर्चा करते हैं। और सत्यव्रत सामश्रमी जो है, इनकी बड़ी चर्चा हम लोग पढ़ के आए हैं। इन्होंने निरुक्तालोचन नाम की एक पुस्तक लिखी है। चिंतामणि विनायक वैद्य हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर वैदिक पीरियड करके जो है इन्होंने इस पर पूरा बहुत विस्तार से बड़ी पुस्तक लिखी है, बड़ा नाम इनका है। जो लोग रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जब आप लोग अपना कोर्स वर्क करोगे तो वहां ये चर्चा की जाएगी। कभी जो है किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को पढ़ना आप, जैसे हमारे यहाँ एक गुरु जी आते थे, प्रोफेसर मान सिंह जी। प्रोफेसर मान सिंह जी जो हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, वो काशी विश्वविद्यालय में जो है वहां से उनकी पीएचडी है। 27 बार उन्होंने अपनी पीएचडी को लिखा, मतलब एक बार लिखा फिर संतुष्ट नहीं हुए, फिर दोबारा लिखा, फिर तिबारा लिखा। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कितना मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है एक रिसर्च स्कॉलर को, वो बताने के लिए। आप लोगों का जो पेपर बना रहे हैं लोग आजकल, वो क्यों चाहते हैं कि पहले जैसे स्कॉलर निकलने चाहिए अब संस्कृत में, जैसे पहले लोग हैं। और मैं जब वो गुरुजी जब हमारा कोर्स वर्क कराने आए थे, उनकी क्लास में बैठ करके बहुत बच्चे सो जाते थे, पर मुझे कभी उनकी क्लास में नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा, वो बहुत धीमी आवाज में बोलते चले जाते थे, ये पुस्तक इसने लिखी, ये पुस्तक इसने लिखी, ये पुस्तक इसने लिखी। 5, 7, 10% ही समझ में आता था, पर बहुत रुचि होती थी ये जानने में कि एक व्यक्ति को इतनी पुस्तकें कैसे याद रहती हैं। आप लोगों को ये पुस्तकें जो हैं वो 5, 7, 10 बार पढ़ने के बाद भी कुछ याद रहती होंगी, कुछ नहीं रहती होंगी। चलो दोबारा पढ़ रहे हैं तो एक बार जानी पहचानी सी पीपीटी लग रही होंगी आपको, पर परिश्रम करने से जो है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, जब आप लोग अपना कोर्स वर्क करोगे, वहां बार बार ये बातें बताई जाएंगी आप लोगों को। और जो कोर्स वर्क पढ़ाने आते हैं वही पेपर बनाते हैं। ठीक है, आज चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर सॉल्व करा रहा था मैं। आप लोग में से किसी ने नहीं देखा तो देखना, 1 घंटे की वीडियो है, क्योंकि पेपर जो भी आया था उसे देख लेना चाहिए। और उसमें जो 2023 जून का पेपर था, उसमें 2 प्रश्न आए हुए थे और दोनों क्रम से पूछे हुए थे। यथा के 4 अर्थ पूछे हुए थे, और 4 थे द्वंद्व जो है इसमें च के कितने अर्थ होते हैं, वो चारों अर्थ पूछे हुए थे। तो वो प्रश्न बार बार जो है सब जगह सर्कुलेट होते रहते हैं। इसलिए कोई भी पेपर टीजीटी पीजीटी का पूरे भारत में कहीं भी हो, उसका सॉल्यूशन एक बार कर लेना चाहिए, आपको लाभ होता है। क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम में जो लोग रहते हैं वो बार बार कई जगह के पेपर बनाते रहते हैं, तो एक एक दो दो प्रश्न इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे करके। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर हुआ ये वाला पुस्तक, भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर नाम था इनका। इन्होंने ना वैदिक वांग्मय का इतिहास 3 भागों में लिखा, पूरा बहुत बड़ा है। देखा, मतलब था हमारे पास ये,
विश्वविद्यालय में। वेद विद्या निदर्शन नाम की पुस्तक लिखी है, प्रसिद्ध है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको इनका। ठीक है, सूर्यकांत जी हुए हैं, इन्होंने वैदिक इंडेक्स का अनुवाद किया है, और अथर्ववेद प्रातिशाख्य लिखा है इन्होंने, एडिट किया है, लिखा क्या है हमने, कह रहा हूं मैंने कैसे लिख दिया है, एडिट किया है। वैदिक देवशास्त्र पुस्तक है, वैदिक धर्म दर्शन है, कभी प्रश्न नहीं पूछा गया और पूछा जा सकता है। पर वैदिक पदानुक्रम कोश 16 भागों में लिखा। देखो जो इस व्यक्ति ने 16 भागों में पुस्तक लिखी है, तो उनका पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इनकी पुस्तक याद रखने लायक है, ये नाम आप लोगों को। लोकमान्य तिलक जी की हम चर्चा कर ही चुके हैं। आर्कटिक होम इन द वेदास ओरायन जो है, और वैदिक क्रोनोलॉजी पुस्तक भी जो है इनकी है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष करके एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो ये तीनों पुस्तकें हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल जी से प्रश्न मैंने नहीं देखा, पर काम के मुझे लगते हैं बहुत। वेद विद्या जो है ये पुस्तक है, वेद रश्मि है, उरु ज्योति, पृथ्वी पुत्र, विजन इन लॉन्ग डार्कनेस जो है पुस्तक इनकी, 1000 सिलेबल्ड स्पीच करके है, वैदिक लेक्चर्स है। विद्यार्थियों आपको इनसे बहुत उबासी आ सकती है, बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप ना ध्यान ये रखना कि भाई ये पढ़ने तो पड़ेंगे आप लोगों को, बार बार जो है इनको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा। जैसे कि इस बार आप लोगों को प्रश्न आया हुआ था, इनमें से किसका प्रश्न आया हुआ था अभी इस बार जो है वो, भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों में से किसका प्रश्न आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये हुआ। और मजूमदार हुए, ए मजूमदार जो हैं, इन्होंने वैदिक एज लिखा है। गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास करके पुस्तक लिखी है। ऑन द वेदा जो है अरविंद घोष ने लिखी है पुस्तक। इंडिया इन द वैदिक एज जो है पीएल भार्गव ने लिखी है। ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो बार बार आप लोगों को एक रिसर्च स्कॉलर को पढ़नी होती है, तो आपके लिए काम की है ये पुस्तक। जब कल को काम करने चलोगे तो इन पुस्तकों को देख करके काम करना, यही नहीं कि जैसे कुछ भी कि जी एक टाइटल बता दो जी और उस पर काम कर लेते जी, ऐसे मत करना, इनको देख करके काम करना आप लोगों। तो पुस्तकों के नाम आप लोगों को हो गए हैं, इनको देख लीजिएगा। और अब भारतीय विद्वानों को और पाश्चात्य विद्वानों को एक बार मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं, बस याद करना आपका काम है। मैक्स म्यूलर जो है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर लिखा है। ये कंटेंट इतना ही होगा हमेशा, मतलब ये कंटेंट बार बार आप लोगों को मैं जितनी बार भी पढ़ाऊंगा इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, तो पुस्तकों के नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर करके बस इतना अंतर होगा। कहीं संस्कृत लिटरेचर है, कहीं एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर है। एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर लिखा मैक्स म्यूलर ने, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा मैकडॉनल ने। विंटरनिथ जो है उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर लिखा है, संस्कृत हटा दिया है। तो कीथ जो है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर कीथ ने लिखा है, मैकडॉनल ने लिखा है, और इसके अतिरिक्त एक और ने लिखा है। अच्छा, बस वो है कि वो एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर लिखा है मैक्स म्यूलर ने। नाम ध्यान रखने वाली बात है, एक तो ये रुडोल्फ रॉथ जो है, इन्होंने, इनकी पुस्तक पूछी भी गई है पहले 2023 में जून में। वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री ये नहीं पूछी गई थी, वहां पादानुक्रम कोश पूछा गया था वो तो। ठीक है, पिशेल गाइल्डनर हुए हैं, इन्होंने, ओहो मैं इसको स्लाइड को ढूंढ रहा था और इस स्लाइड में फिर वो हो गया गड़बड़ इंग्लिश में। इसको मैं ठीक करके भेजूंगा एक बार, अभी भेजने से पहले कर दूंगा मैं। एक बार इन पुस्तकों को देखना आप लोग, ठीक है, इन पुस्तकों को एक बार देखना, या इस पर दोबारा कल एक बार पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं सीधा बस मैं आपको आ रहा हूं। इन पुस्तकों को देखने के बाद आपको एक बार कृष्ण यजुर्वेद पर किसकी पुस्तक है, सामवेद, ये तो खुद भी कर सकते हो आप लोग या नहीं कर सकते बताओ। हाँ, ऐप में, एप्लीकेशन में जहां आप लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास के साथ ही पीडीएफ मिलेगा आपको, जैसे मैं दिखा रहा हूं अभी। जो क्लास अभी हमारी हुई है ना, उसका जैसे पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं दिखा रहा हूं। पुस्तकों के नाम बहुत जरूरी हैं विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। जैसे आपको ना एक डी ट्रिपल एस बी क्रैश कोर्स, ये नहीं, ये ना यूजीसी नेट का कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ये क्लास जैसे चल रही है, इससे पहले वाली कंटेंट में जाके दिखाता हूं मैं आपको। ये इसकी पीडीएफ आपको यहाँ लगी हुई मिलेगी इसके साथ।
ठीक है, ये क्योंकि मेरे वाली जो ये वो है ना, उस पे इसलिए दिखा रहा है, उस पे एक्टिवेट है कोर्स। यूपीएचसीएससी की जीके की तैयारी कहाँ से करें, नई जानकारी है जी बिल्कुल भी। जीके की तैयारी तो कभी भी हो नहीं पाती है, बस आपको एक काम ये करना चाहिए, एग्जाम से पहले जरूर कोई ना कोई यूट्यूब चैनल आपको मैराथन करा रहा होगा, वो मैराथन देखनी पड़ेगी आपको। तो विद्यार्थियों, मैं कल आप लोगों को इनके प्रश्न कराऊंगा, और इन पर आ जाओ फटाफट से अब बस। पुस्तकों के नाम एक बार आप लोग देख लेना, ज्यादा कठिन काम है नहीं वो। हम अब बस यहाँ से जो आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आपको जो यज्ञों का वर्णन लिखा हुआ है ना, इन पर चर्चा कर लेते हैं पहले। इनसे बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला विषय। ठीक है, वैदिक यज्ञों को लेकर के जो है वो याग क्या शब्द है, यज्ञ क्या शब्द है, इनको बता देता हूं मैं। मुझे एक बार कमेंट करके बताना क्लास में कौन कौन है, फटाफट से। याग वाला विषय बहुत महत्वपूर्ण है और याद करना पड़ेगा आप लोगों को, नाम भी क्रम भी। क्रम का तो इतना महत्व हो गया है, यूजीसी नेट के एग्जाम में सारे प्रश्न जो हैं वो क्रम 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 के बन रहे हैं। इस बार पेपर उठा के देखोगे तो सबका ही क्रम पूछा हुआ है। और इस बार से जो अगला पेपर बनेगा वो इस बार के पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन बनेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। ये व्यक्तिगत मत है मेरा, इस पर कोई ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस लगता है मुझे ऐसा कि पेपर थोड़ा सा कठिन बनेगा, और कठिन बनना चाहिए, आपका लाभ तब ज्यादा होगा। सरल पेपर में हमेशा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का नुकसान होता है। तो आपको ठीक है, मैं बस एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों को से, कि जो मैंने पुस्तकें आप लोगों को एंशियंट्स के बारे में चर्चा हमने कर ली है, बाकी ये जो इनकी पुस्तकें हैं इनको एक बार आप लोग देख लोगे ना। रुडोल्फ रॉट है, विटनी है, उन्होंने अथर्ववेद को प्रकाशन किया, इनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये पुस्तकों के नाम जो है ना, उन पुस्तकों के नाम पढ़ लेना। जैसे वैदिक कोश निकाला, इसको मैं एक बार और वो करके भेजूंगा। व्याकरण की पुस्तकें, संस्कृत ग्रामर है, वैदिक ग्रामर है, वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स करके है, तो इनको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं इसमें से ना वही भेजूंगा आपको ना, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ हटा दूंगा इसमें से एक बार और। वैसे मैं हटा रहा था बैठ करके, कुछ चीजें डिलीट भी की है मैंने आज की पीपीटी से। इसमें तो सारा ही कंटेंट था जो कपिल देव दीदी ने लिखा है, जो महत्वपूर्ण मुझे लगेगा एक बार फिर रिवाइज करके भेज दूंगा। फाइनल अपलोड करने से पहले उसको ही रखूंगा मैं। हाँ, सबका क्रम पूछा हुआ था। चलो भाई, यज्ञों पर चर्चा करते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ सामान्य रूप से वो है जब आप लोग अग्नि जला करके उसमें मंत्रों के साथ कुछ सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, द्रव्य डाल करके जो है वो यज्ञ होता है। एक होता है याग। देवताम उद्देश्य द्रव्य त्यागो याग अविधीयते। किसी देवता विशेष को लेकर के जो कुछ विशेष द्रव्य का जो त्याग किया जाता है, वो विशेष द्रव्य डाला जाता है, उसे याग कहते हैं। और याग को लेकर के जो है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में पूरा का पूरा यही वर्णन है, यागों को लेकर के ऐत्रेय ब्राह्मण में खूब विस्तार से वर्णन है। तो वहां अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम, ये याग जो है वो श्रौत यज्ञ जो है, यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। एक श्रौत यज्ञ होते हैं जो श्रुति मैंने वेदों में बताए गए यज्ञ हैं। एक स्मार्त याग होते हैं। श्रुतियों में श्रुति मैंने वेद में बताए गए याग, तो वो याग वो होते हैं जो जो जिनकी मीमांसा में भी चर्चा की जाती है, जो विशेष किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले वेद में जिनका वर्णन है, सिर्फ वो श्रौत याग कहलाएंगे। और स्मृतियों ने आवश्यकता के अनुसार जिनके बारे में चर्चा की है, वो वेदों में बताए गए याग जो हैं उनकी भी, और स्मृतियों में अपनी तरफ से और कुछ विधान जोड़ करके प्रायश्चित्त की दृष्टि से या किसी विशेष इच्छा की दृष्टि से जो याग किया कराए गए हैं, वो स्मार्त याग कहलाते हैं। स्मार्त याग जो है वो श्रौत याग और स्मार्त याग मिला करके आप लोगों को इनकी संस्था बांट दी है। वो 21 हैं, जिनमें से कि 7 यज्ञ जो है वो पाक यज्ञ कहलाते हैं, 7 यज्ञ हवीर यज्ञ कहलाते हैं। पाक यज्ञ में जो है वो अन्न की आहुति दी जाती है,
और हविर यज्ञ जो है उसमें आहुति दी जाती है, जो सामग्री आप लोग बनाते हैं वो। सोम यज्ञ में जो है वो सोम की आहुतियां जो है वो रहती है, सोम का वहां पर पीसने का या सोम का प्रयोग किया जाता है। इनका नाम पूछा गया है, कौन पाक यज्ञों में आता है, कौन हवीर यज्ञों में आता है, कौन सोम यज्ञों में आता है, ये क्रम ही याद करना पड़ेगा, पहले पूछा जा चुका है। कठिन काम है भाई विद्यार्थियों, मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, लेकिन याद करने का जो है वो, और जो प्रयास करेगा बैठ करके कॉपी पर इनको लिख लेगा वो कर पाएगा। तो आपको बस यही करना है, एक बार पढ़ना है नाम, इनका नाम पढ़ करके याद करने का प्रयास करना है, और क्रम यही ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अब यज्ञों में जो अग्नि होती है वो दो प्रकार की होती है, स्मार्ताग्नि, श्रौताग्नि। स्मार्ताग्नि में जो है वो पाक यज्ञ किए जाते हैं, श्रौताग्नि में जो है वो हवीर यज्ञ और सोम याग किए जाते हैं। ठीक है, श्रौताग्नि भी चार प्रकार की होती है, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और साम्याग्नि, बस चार अग्नि है, ये ध्यान रखना है। अग्निहोत्र जो है वो इसमें बहुव्रीहि समास करके इन्होंने, छोड़ो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अग्निहोत्र में जो है वो 3 प्रकार की अग्नि अग्निहोत्र में गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय अग्निहोत्र में प्रयोग की जा रही है, और ऊपर 4 वाली जो थी वो अग्निहोत्र, दक्षिणाग्नि, साम्याग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि। साम्याग्नि जो है वो इसका मतलब अग्निहोत्र में प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, अग्निहोत्र में जो है वो 3 प्रकार की अग्नि प्रयोग होती है, काम की बात नहीं है यहां से, छोड़ो। अग्निष्टोम लगा हुआ है। अग्निष्टोम सोम संस्था का याग है, हमने ऊपर याग लिख ही दिया है वो। और ये जो अग्निष्टोम है 5 दिनों तक चलता है, और इसमें जो है साम के मंत्रों से किया जाता है। तो सोम यागों की प्रकृति है, प्रकृति और विकृति याग आप लोगों को एक बार बता देता हूं। हाँ भाई, याद करने का काम बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा तो ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार करने बैठोगे तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने टारगेट जब क्लियर होगा तो हो जाएगा। अग्निष्टोम जो है वो सोम संस्था का याग हुआ है, और ये सोम यागों की प्रकृति है। प्रकृति मैंने एक मुख्य याग होता है, बाकी याग उसके अंग बनते हैं, तो इसलिए वो अग्निष्टोम याग जो है इसका मूल याग है। बाकी के याग इसका अंग बन करके काम करते हैं, तो वो प्रकृति याग होता है। प्रकृति याग जिसमें अंगों का पूरा अंगों सहित जिसका उल्लेख श्रुति में या स्मृति में आया हो, वो याग कहलाता है प्रकृति याग। और कोई एक याग जो है उसका अंग बन करके रहता है, जैसे आप लोग हवन कर रहे हैं, हवन करते करते जो है विशेष ये जो अग्निष्टोम है, और इसमें कोई छोटी सी क्रिया है कि भाई यहां से उठ करके वहां चल करके एक पात्र रख करके उसमें सोम निचोड़ो, ये दूसरा याग हो गया है, तो वो उसका अंग बन करके काम कर रहा है, वो विकृति याग है। प्रकृति याग जो है वो होता है जो जिसका अंगों के साथ पूरा वर्णन किया जाता है। इतनी सी बात है। और ये आप लोगों को एक प्रश्न बन चुका है पहले, जो ऋत्विक होते हैं ना यागों के, जो ऋत्विक होते हैं उनका क्रम पूछा जाता है, होता, मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत। ये अध्वर्यु का अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता, है ना। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य जो है वो उद्गात्री गण होते हैं। ब्रह्मगण जो है ब्रह्मा, ब्राह्मणा, छंसी, अग्निद्र और पोता। तो ये आप लोगों को जो दिए हुए हैं ये ऋग्वेद के हो गए हैं ऋत्विक, ये यजुर्वेद के हो गए हैं, ये सामवेद के हो गए हैं, और ये अथर्ववेद के ऋत्विक हो गए हैं। इनका क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्लोक रूप में याद कर सकते हो, तो ब्रह्मा च ब्रह्मणा छंसी पोताग्निध्रोप्यथर्वण, ये याद कर लो तो याद हो जाएगा आपको। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों को 5 दिन चलने वाला जो याग है वो हुआ। दर्श पौर्णमास से क्या प्रश्न बनते हैं? दर्श पौर्णमास जो है वो भी प्रकृति याग है, वो बाकी के याग उसके अंग हैं। तो उसमें 5 प्रयाज होते हैं। एक तो ये प्रश्न बनता है, इसमें भी जो है आप लोगों का दर्श किसको कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं? तो दर्श और पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो दर्श अमावस्या को कहते हैं, पूर्णिमा पूर्णिमा को कहते हैं। ये होता है।
और इसमें आप लोग 30 वर्ष कम से कम करने चाहिए, पर आजीवन कर सकते हैं, आजीवन करें तो ज्यादा बढ़िया, ऐसा कहा जाता है। 5 प्रयाज होते हैं, समिधा प्रयाज मैंने उसके जो अंग बन करके विशेष उसमें जो बस इनकी एक एक आहुति पड़ती है, इसलिए 5 प्रयाज होते हैं ये वाले, है ना। समिधा, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा जो है, ये आप लोगों के 5 प्रयाज होते हैं। नाम भी पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, फिर प्रश्न बन सकता है इससे। और 3 अनुयाज होते हैं, बरही, नारासन से स्विष्टकृत। एक बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, बस याद करने का ध्यान रखना है ये वाला आप लोग। इस याग में बाकी छोड़ो, बाकी तो कुछ आप लोगों को काम की यहां से बात नहीं है। दर्शेष्टि के 3 याग हैं और पूर्णमासेष्टि के भी 3 याग हैं, तो कुल मिलाकर के 6 याग ये दर्श पूर्णमास के हो जाते हैं। इनके नाम भी याद रखने, आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश याग, इंद्र देवता दधिद्रव्य याग, इंद्र देवता पयोद्रव्य याग। और इधर जो है ये वो दर्शेष्टि में मैंने अमावस्या को किए जाते हैं, और इधर पूर्णमासी को किए जाते हैं। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश याग, आज्य द्रव्यक अग्निशोमीय उपांशु याग, अग्निशोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग। 6 यागों को मिला करके जो है हम लोग दर्श पूर्णमास याग कहते हैं। और इनके अंतर्गत जो प्रयाज मैंने जो विशेष क्रिया है वो प्रयाज हैं, और अनुयाज उनके साथ साथ और जो की जाती हैं वो बरही, नारासन से शिष्टकृत ये हुआ। कंफ्यूजन मत होना, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। प्रयाज अलग चीज है, अनुयाज अलग चीज है, और 3-3 का जो क्रम है वो एक अलग चीज है। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, नहीं तो फिर इसको आगे बढ़ जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बात समझाता हूं मैं, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना। जो विषय ऐसा हो जो समझाने वाला हो, खुशी कह रही है खिचड़ी जैसा मिक्स हो गया है। 3-3 याग जो हैं वो जो मुख्य याग है ना, उसको 3 स्टेप में कर रहे हैं, तो वो 3 याग हो गए हैं। फिर उन 3 स्टेप में जो है वो कहीं वो 5 आहुतियां पड़ेंगी, तो वो उसके प्रयाज हो गए हैं। अनुयाज फिर 3 हो गए हैं, उन्हीं आहुतियों में कहीं कहीं प्रयोग होगा। अब करके पता लगेगा, हाँ लिख करके याद करना होगा वो। ये विषय विद्यार्थी समझाया जा नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, सिर्फ याद करने का ही है। और यूजीसी नेट आपको इससे ज्यादा चाह भी नहीं रहा कुछ। हालांकि ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने की बजाय कोई पुस्तक लगाते हैं। एक ही भाई याग पढ़ाओ, एक याग पढ़ाओ पूरा ढंग से, उसकी पूरी प्रक्रिया, मूल पुस्तक पढ़ाओ उसकी, कम से कम विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पर जो भी है जैसे भी है, वो तो जैसा वो कर रहे हैं वैसा देखना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस बदलेगा इस बार आप लोगों का, अ, थोड़ा बहुत क्या पता क्या बदल जाए। फिलहाल तो अभी ये वाला एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद देखेंगे क्या होगा। अभी तो इनके फ्यूज वैसे ही उड़े हुए हैं एनटीए वालों के। नींद भी नहीं आ रही होगी जो निदेशक महोदय है, इस लेवल पे खूब पैसा खाया होगा, कितनी गड़बड़ की है ये वाली। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं, जो विषय समझाने का हो, मैं आपको वेदांत की प्रक्रिया समझा सकता हूं। हाँ निशांत, मैं इस बात से इनसे परेशान हूं, ये वाली बात। समझाने वाला विषय होता, याग पढ़ाते, मजा आता पढ़ने में, याग हमें भी पता लगता, आपको भी पता लगता। अब नाम रट करके सिर्फ रटने वाला काम रह गया है। वैदिक साहित्य में तो भाई रटने रटने का ही है। ठीक है, इतना जरूर समझ में आ जाता है कि भाष्यकारों के बारे में चलो पता लग जाता है, कुछ मूल पुस्तकें पता लग जाती हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और उपलब्धि है नहीं। पीएचडी में काम ज्यादा कोई यूज करता नहीं है इनको। अच्छा, महायज्ञों का क्रम पूछा गया है। अब देखो भाई, महायज्ञों का क्रम पूछने का पता नहीं क्या तरीका है, कहां से पूछा गया, क्यों पूछा गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो। अगर आपको किसी को समझ में आया तो बताओ। अब ये तो पूछते भाई फला पुस्तक के आधार पर बताओ, और कहीं क्रम को लेकर के ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है। तो अच्छा, महायज्ञ क्यों किए जाते हैं, मनुस्मृति में ये विधान आया है। तीसरे अध्याय में मनु में जो है 68-70 ये वाले श्लोक आए हैं। वहां ये बता रहे हैं कि गृहस्थी जो है ना, उसके 5 पंचसूना गृहस्थस्य, उससे ना 5 चीजें ऐसी हैं, गृहस्थी जब इन 5 चीजों का प्रयोग करता है तो उससे पाप हो ही जाता है। चुल्ली, है ना, चूल्हा हुआ, और पेशणी, पीसने वाली चक्की, और फिर जो है उपस्कर, उपस्कर मैंने झाड़ू पोछा करना,
भाई झाड़ू लगाओगे तो चींटी मर ही जाएगी, पोछा लगाओगे वहां जो जीव जंतु होंगे वो मर ही जाएंगे। फिनाइल का पोछा लगाओगे या जिसका भी लगाओगे, जो भी लगाओगे डाल करके। कुंडनी है, कुंडनी जो है वो कंडनी लिखा हुआ है, कुंडनी है सिलबट्टा। और उदकुंभश्च घड़ा, जल का घड़ा, जब इनका प्रयोग करते हैं तो घड़े में भी जो है जीव जंतु रह जाते हैं, फिर उसे धोते हैं तो वो जीव जंतु मर जाएंगे, आप रगड़ के धोगे उसको। तो ये उससे ना, अच्छा इनको छोड़ा नहीं जा सकता, चूल्हा जलाना नहीं छोड़ सकते, भोजन करना ही पड़ेगा, अग्नि में कुछ ना कुछ मरेगा, है ना। हम जब छोटे थे तो घर में चूल्हा जलता था, अब तो चूल्हा लगभग खत्म हो गया है। बाकी ससुराल में मेरी बचा है, वो भी मैं उनको बड़ा धन्य मानता हूँ, इसलिए कि उन्होंने कम से कम चूल्हे को बचाया हुआ है थोड़ा। बाकी मेरे यहाँ तो लगभग बंद हो गया, सर्दियों में बस उसमें वो होता है। पर चूल्हा जब जलाते हैं तो लकड़ियां जो उसमें लगाते हैं उनमें जीव जंतु घुसे रहते हैं, ढूंढो कहाँ कितना ठीक करोगे, क्या रखोगे। जो दिख जाता है तो वो लकड़ी तो चलो हटा देते हैं, जो नहीं दिखता वो मर ही जाएगा उसमें। चक्की में पीसते हुए जो है वो गेहूं पीसते हुए घुन पीस ही जाएगा ये। बड़ी बात है कमलेश जी ये। मैं बड़े धन्य हैं आप, जहां ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, मैं उसको दूसरे तरह से मानता हूँ। उनके साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो शरीर को ठीक रखने के लिए काम आते हैं। चूल्हा करते हुए जो है या चक्की चलाते हुए कितना सब काम होता है, व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बना रहता है। और परिवार में ये सब कार्य से दिनचर्या एक बनी रहती है, ये बड़ा लाभ होता है। तो गृहस्थी को ये सब 5 पाप उससे हो ही जाते हैं, तो इन पापों का जो है वो ये पाप ना हो उससे, या उनका जो है वो उसे प्रतिफल ना भोगना पड़े, तो उसे 5 यज्ञ जो है उसके लिए विधान किया गया है। तो ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, होम यज्ञ है, होमो देवो बलि भूतो। देव यज्ञ है जिसे होम भी कहते हैं, और बलि यज्ञ है जिसे भूत यज्ञ भी कहते हैं, नृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों को 5 यज्ञ जो है वो करने होते हैं। ब्रह्म यज्ञ अध्यापन को कहते हैं, पितृयज्ञ जो है वो पितरों का तर्पण करना, अर्थात जो आपके बड़े हैं उनको ठीक से संतुष्ट रखना, ये पितृयज्ञ है। जो गए उनके वाला विषय पितृयज्ञ नहीं है केवल। ठीक है, होम कार्य मैंने देव यज्ञ करना, बलि बलि यज्ञ जिसे भूत यज्ञ भी कहते हैं, प्राणियों के लिए आहुति देना, ये हुआ। और इसके अतिरिक्त जो है अतिथि सत्कार, आपके घर कोई अतिथि आता है तो ये पंच महायज्ञ आप लोगों के लिए है। पंच एतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तितः सगृहेपि वसन नित्यम सुनादोषैर न लिप्यते। तो जो दोष हैं उनसे वो घर में रहता हुआ भी नहीं होता है। सीक्वेंस लगाने को था निशांत, पर वो प्रश्न कहां से पूछा गया, क्यों पूछा गया, पता नहीं भाई। चलिए भाई, यज्ञों के बारे में सामान्य सामान्य जो मैं बता सकता था आप लोगों को, प्रश्न की दृष्टि से ही पढ़ा रहा हूं तो प्रश्न की दृष्टि से मैंने बताया है आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपके साथ प्रश्न प्रश्न खेलेंगे। प्रश्न प्रश्न खेलेंगे और ये वाले विषय आप लोगों के तैयार होने चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई काल भाष्यकार, भाष्य भारतीय पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकें, वैदिक यज्ञों का परिचय, इनसे प्रश्न कराऊंगा, वैदिक साहित्य के प्रश्न कराऊंगा। और कल हम आरण्यक उपनिषद और सूक्तों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इनके प्रश्न करेंगे। फिर हमारा जो विषय बचता है वैदिक साहित्य में, फिर हमारा जो विषय बचता है वो बचता है ऋग, प्रातिशाख्य और निरुक्त। बस इसमें से इतना पढ़ करके हमारा ये वाला विषय काफी अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कुछ मन में डाउट है, पूछना है, या कुछ और हम इसमें अधिक कर सकते हैं, कोई विषय ऐसा जो छूट रहा हो हमसे। मेरी दृष्टि में तो हम इसी तरह से कर रहे हैं तो ठीक है। कल उपनिषदों पर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि उपनिषदों से मुझे प्रश्न बन रहा है मेरे मन में कि भाई ये पूछे जा सकते हैं। बताओ भाई फटाफट से। मनुस्मृति वाला ऑप्शन गलत है, वो मैंने वहां भी कमलेश जी बताया था वो आपको, जब मैं सॉल्व करा रहा था। मनुस्मृति में जो है वो क्रम दिया हुआ है, वो क्रम वहां ऑप्शन में ही नहीं था। मनुस्मृति में भी क्रम नहीं दिया गया। क्रम तो क्या होता है ना, वो क्रमशः लिख देते हैं जहां क्रमशः होता है, और वो छंद की दृष्टि से तो क्रम है ही नहीं कोई भी। पंचमहायज्ञों के क्रम को लेकर के कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक पूरा पूरा पुस्तक भी पढ़ी यज्ञों को लेकर के, मुझे कहीं नहीं मिला अभी तक। तो कुछ मिलेगा तो बताएंगे। चलिए भाई समाप्त करें आज का। कुछ है तो बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट से।
एक सेकंड रुको, और मैं कुछ, चलिए ठीक है फिर विद्यार्थियों, आज के लिए देखते हैं। वीडियो स्पीड का ऑप्शन भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, वीडियो स्पीड का ऑप्शन नहीं है, मुझे बताया नहीं किसी ने। बताते चले जाएंगे तो जो जो बता देंगे वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बार पर्सनली पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बस ठीक ठीक से आंसर करना, मुझे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक तो ग्रुप आप लोग यूज करना शुरू करो। ये जो आप लोग देख रहे हो, जहां आप क्लास देख रहे हो, सेकंड नंबर पर रिकॉर्डेड क्लास है, थर्ड नंबर पर माई डाउट्स है। पल्लवी शुक्ला कह रही है कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ इन्होंने कमेंट किया? अच्छा, ये तो ठीक है। ग्रुप में आप लोग जा करके यूज करना शुरू करो। जनरल ग्रुप में आप लोग ऐसे ही लिख के देखना है एक बार। ये आपस में कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, एक दूसरे की सहायता करनी हो, या एक दूसरे के कुछ भी मांगना पूछना हो, यहाँ पूछिएगा आप लोग। ग्रुप को यूज करो। नहीं, कोई ग्रुप नहीं बनाया मैंने, यही है जो कुछ बनाएंगे ऐप में ही है। पता है उसमें क्या होता है, ग्रुप ग्रुप में ना, में एक दिक्कत ये आती है कि जो बाद में जुड़ता है, एक तो सबको अलग अलग लिंक भेज दो। व्हाट्सएप पे बनाए वहां डेटा नहीं रहता, टेलीग्राम पे बनाए वहां रोज का यही झमेला रहता है। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ इन सब से झमेले से ऊपर उठ करके एप्लीकेशन पर मैंने ग्रुप बनाने की व्यवस्था की है। अलग से ग्रुप है आप लोगों के लिए, वहीं आप बात करो, पीडीएफ भी भेज सकते हो, जो भी समस्या है वो लिख सकते हो, और मैं इनको ग्रुप्स को चेक करता भी रहूंगा टाइम टाइम पर। ठीक है। तो उन ग्रुप को यूज करो एक बार, वैसे ही नॉर्मल एक बार सब लोग जाकर के मैसेज करना, ताकि मुझ तक कम से कम ये पहुंच जाए और आप लोगों को प्रयोग करने की आदत हो जाए। मैं इस एप्लीकेशन से बाहर कुछ और यूज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। सब कुछ एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा रहा हूं आपको, पीडीएफ से लेकर के, पीडीएफ तो पहले भी अवेलेबल होती थी। जो कुछ चाहिए, जो चाहिए यही मिलेगा एप्लीकेशन पर, बाहर कुछ भी नहीं। और बाहर भी कितने सारे ग्रुप हो रखे हैं, धीरे धीरे करके उन सबको डिलीट करते हुए एक सिर्फ टेलीग्राम चैनल एक रखेंगे बस, और कुछ भी नहीं। आपको जो भी कहना है वो दो तरह से कह सकते हो मुझे। आपके फोन में देखो, चाहे वो आईओएस है चाहे जो भी है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा, जब ये तीन डॉट पर क्लिक करोगे, खुल आईओएस में भी खुलता होगा निशांत। यहाँ नीचे की तरफ मुझे कुछ भी कहना है आप लोगों को, व्हाट्सएप करो, सीधा मैसेज आएगा मुझे। व्हाट्सएप करोगे तो इस तरह से खुल जाएगा संस्कृत पाठशाला आप लोगों के लिए। नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप का नंबर वही है। और सीधा एप्लीकेशन से जो है वो यूज करो। टेलीग्राम है, यहीं से जो है वो यूट्यूब है, सब कुछ है। और एक ना ऑप्शन यूज करो आप लोग, माई डाउट्स वाला। माई डाउट्स में पूछना शुरू करोगे आप लोग तो ये भी एप्लीकेशन में जो है वो यूज करना शुरू करो। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाओगे, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ खुल रहा है तो बस फिर ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। और अ, वैदिक साहित्य वाला विषय हमारा 2 क्लास का और बचा है। रिप्लाई तो मैं तुरंत भेजता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे ही फोन में चल रहा है ये संस्कृत पाठशाला जो एप्लीकेशन है, उसका भी जो ग्रुप है वो मेरे फोन में चल रहा है, मैसेज आता है मुझे। नेट के बाद क्लास जारी रखने के लिए खुशी कह रही है मुझे 7100 देना होगा क्या? जो लोग अभी ये पढ़ रहे हैं ना, 2100 रुपये में जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन रखेंगे अभी कि 1 महीने का टाइम दे देंगे आपको। मैं बात करता हूँ कंपनी से कैसे बताएंगे वो प्लान क्या करेंगे, क्योंकि वो काम वहां से होता है कि भाई कोई तो आप लोग जो है वो 7100 वाले बैच में अगर जुड़ना चाह रहे हो तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही लिया जाएगा जो भी है। ठीक है। मैं होगा कैसे, मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी उनसे, टीम से, क्योंकि वहां से सब कुछ एनेबल होता है। वो जो मैं चाहता हूं कर तो देते हैं, पर करते वही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ एक बार वो पॉलिसी के लेवल पर, वहां से मीटिंग में सब कुछ डिसाइड करते हैं वो कैसे करना है क्या करना है। मुझे मैसेज डालना होता है, तो जो लोग इच्छुक हैं कि जी वो इसमें कन्वर्ट कराना है, डिफरेंस अमाउंट दे करके करा सकते हैं वो, पर वो कुछ टाइम होता है। वो आप ये सोचो कि 6 महीने बाद कराएंगे, नहीं, कुछ टाइम होता है, जैसे 15 दिन का टाइम है कुछ है। तो अगर कोई इच्छुक है ना विद्यार्थियों के जी मुझे कन्वर्ट कराना है, बैच वाले विद्यार्थी एप्लीकेशन वाले, तो आप लोगों को वही करना चाहिए था। 3500 वाला आप लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं था, अच्छा था वो। अभी भी ऑप्शन है, कुछ है तो मुझे बता देना, कर उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, जिसे जो भी पूछना है वही कर लेंगे।
जो व्यक्तिगत कुछ पूछना है वो व्हाट्सएप पे पूछो, जो ग्रुप के लेवल पर पूछना है, जो विद्यार्थियों के और भी कोई समाधान कर सकता है, जैसे आपको किसी का कोई क्रम पूछना है। हाँ, जैसे कोई नहीं, पछताना कुछ नहीं है, जो कुछ हमारे हाथ में है वो है, वो मुझे बोलना है वहां वो हो जाएगा। खुशी कोई पछताने वाला काम नहीं रखना है, निश्चिंत रहो आप। आप मुझे बस बताओ कि जी ये करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, पछताना वछताना कुछ नहीं है, ठीक है, करो आप जो भी करना है उसको करा देंगे हम। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते। फीडबैक का ऑप्शन देखना आया क्या? क्योंकि फीडबैक का ऑप्शन मैंने इनेबल कराया है अभी ना एप्लीकेशन में, कुछ भी मुझे लग रहा है। एक आपने बताया स्पीड का, कोई मुझे मैसेज भी कर देना ये वाला एक बार, कि जी स्पीड का देख लेना एक बार, क्योंकि मैं उनको कल याद दिला देना, तो उनको मैसेज डाल दूंगा मैं ग्रुप में, वो ठीक हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बार, क्रैश कोर्स की क्लास है, फीडबैक का ऑप्शन आता है या नहीं आता ये भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है जी, नमस्ते, शुभ रात्रि।